एक लड़का जो पैदा तो हुआ था एक रॉयल फैमिली में, लेकिन उसकी जिंदगी एक नौकर से भी ज्यादा बेकार बना दी गई थी। ये कहानी है किन ली की, जिसे उसके अपने पिता ने कब का भुला दिया था, जिसे उसके भाई नकारा कहकर जलील करते थे और रहने के लिए उसे एक सुअर के बाड़े जैसा टूटा फूटा कमरा दे दिया गया था। पूरी दुनिया का मानना था कि ये लड़का जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएगा। सबके लिए वो सिर्फ एक वेस्ट था, एक ऐसा बोझ जिसे बस मरने के लिए छोड़ दिया गया हो। लेकिन दोस्तों, किस्मत कब पलट जाए कोई नहीं जानता। जिस दिन उसके गले का वो पुराना नेकलेस टूटा, उसी दिन उसकी जिंदगी ने नया मोड़ ले लिया। जो चीजें लोग कूड़े में फेंक देते थे, वही वेस्ट पिल्स इस लड़के के लिए खजाना बन गई। और यहीं से शुरू होता है जीरो से हीरो बनने का वो सफर, जहां एक बेकार समझा जाने वाला लड़का अपनी ताकत से उन सब का घमंड तोड़ देता है जिन्होंने कभी उसे रुलाया था। अब सवाल ये है कि कैसे गुड फॉर नथिंग पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर एम्परर बन गया, और क्या किन ली अपने ही परिवार से अपना हक वापस छीन पाएगा। ये कहानी सिर्फ पावर की नहीं है, ये कहानी है रिवेंज, एक्शन और एक धमाकेदार कमबैक की। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि किन ली का असली खेल अब शुरू होने वाला है। कहानी की शुरुआत किन फैमिली के आलिशान घर के मेन गेट से होती है। आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि आज किन फादर का बर्थडे है और पूरे घर में जश्न का माहौल है। इसी भीड़ भाड़ और खुशी से दूर हम घर के सबसे छोटे बेटे किन ली को देखते हैं, जो दरवाजे के बाहर अकेला खड़ा होता है। परिवार के लोग और नौकर उसे नकारा समझते हैं। उसके हाथ में एक छोटा सा बॉक्स होता है। वो बस किसी तरह अंदर जाकर अपने पिता को ये तोहफा देना चाहता है और उन्हें लंबी उम्र की बधाई देना चाहता है। लेकिन इससे पहले कि वो अंदर कदम रख पाता, उसका रास्ता उसका बड़ा भाई किन यू रोक लेता है। किन यू की आंखों में किन ली के लिए सिर्फ नफरत होती है, क्योंकि किन ली के पास कल्टीवेशन का कोई टैलेंट नहीं है। वो उसे जलील करते हुए कहता है कि वो इस घर में पैर रखने के लायक भी नहीं है। किन ली बेचारा समझाता है कि वो पिछले 3 सालों से अपने पिता से नहीं मिला है और आज के दिन वो बस एक बार उनकी शक्ल देखना चाहता है। लेकिन उसकी ये मासूम सी जिद सुनकर किन यू का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो आगे बढ़कर गुस्से में किन ली का कॉलर पकड़ लेता है और उसे मारने के लिए अपना हाथ हवा में उठा लेता है। ठीक उसी वक्त वहां एक दमदार एंट्री होती है किन ली के दूसरे भाई किन फेंग की। वो तुरंत बीच में आकर किन यू को रोक देता है। वो बेहद ठंडे लेकिन सख्त लहजे में किन यू को चेतावनी देता है कि वो उनके ठहरवे छोटे भाई को बुली करने की कोशिश न करे। किन फेंग का खौफनाक ऑरा देखकर किन यू की हालत खराब हो जाती है। वो बुरी तरह डर जाता है और चुपचाप अपना सर झुकाकर माफी मांग लेता है। जब किन यू वहां से चला जाता है, तब किन फेंग मुड़ता है और किन ली के हाथ में उस छोटे बॉक्स के बारे में पूछता है, जो दरअसल उनके पिता के लिए बर्थडे गिफ्ट होता है। वो बड़े प्यार और नर्म आवाज में किन ली को समझाता है कि इस वक्त उनके पिता बड़े बड़े इमॉर्टल एल्डर्स के स्वागत में बहुत बिजी हैं और अभी उससे नहीं मिल सके, इसलिए वो उसे दुखी न होने की सलाह देता है। ये सुनकर किन ली का दिल टूट जाता है। वो अपना सर झुका लेता है और हल्की लेकिन दर्द भरी आवाज में पूछता है, क्या पिताजी मुझे भूल चुके हैं? ये सवाल सुनकर किन फेंग के पास कोई जवाब नहीं होता। वो बस किन ली को दिलासा देता है, लेकिन अपने दिल का दुख अपने अंदर ही दबा लेता है। जब वो किन ली को वहां से विदा करता है, तो वो मन ही मन सोचता है, छोटे ली, इसमें पिता को दोष मत देना, बल्कि इस कल्टीवेशन प्लान को दोष दो, जो इतना पत्थर दिल हो चुका है। यहां से निकलने के बाद किन ली एक दूसरे रास्ते से वापस जा रहा होता है, लेकिन उसका बुरा वक्त यहां भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। रास्ते में उसे किन फैमिली के कुछ अमीर यंग मास्टर्स का ग्रुप मिल जाता है। वो सब किन ली को देखते ही जोर जोर से हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि देखो, ये नकारा इंसान कितना बेशर्म है, जो हर साल बर्थडे पार्टी में मुंह उठा के चला आता है। उनकी कड़वी बातें सुनकर किन ली का खून खौल उठता है। वो गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है और पलटकर जवाब देने के लिए तैयार होता है। उसका छोटा सा हाथ गुस्से में कांप रहा होता है और वो उन्हें पंच मारने ही वाला होता है, लेकिन आखिर में वो अपनी मजबूरी समझ जाता है। वो अपने गुस्से को घूंट कर पी जाता है और बर्दाश्त करके वहां से मुंह मोड़कर चला जाता है, जिससे उन लड़कों का घमंड और भी बढ़ जाता है। अब सीन बदलता है और हम एक पुराने टूटे फूटे घर को देखते हैं, जहां किन ली अकेला रहता है। ये जगह किसी भी तरह से एक यंग मास्टर के रहने लायक नहीं होती। वहां पहुंचकर वो खुद को समझाता है कि भले ही आज सब उसे नीचा दिखा रहे हैं, लेकिन सिर्फ कल्टीवेशन के जरिए ही वो खुद को साबित कर सकता है। हालांकि सच्चाई ये होती है कि पिछले 10 सालों की दिन रात की मेहनत के बावजूद किन ली अभी भी स्पिरिचुअल वॉइड रेल्म के सबसे निचले लेवल पर ही अटका हुआ है। उसी पल जो नेकलेस वो हमेशा पहने रहता है, उसमें अचानक एक दरार आ जाती है। वो नेकलेस तेजी से हिलने लगता है और उसमें से एक अजीब सी मिस्टीरियस एनर्जी निकलने लगती है। ये एनर्जी पहले किन ली के पूरे शरीर को घेर लेती है और फिर अचानक उसके अंदर घुस जाती है। इसके तुरंत बाद किन ली की आंखें झटके से खुलती हैं और वो जोर जोर से सांसें लेने लगता है, जो इशारा करता है कि कुछ बेहद अजीब होने वाला है। किन ली उस नेकलेस को हाथ में उठाकर देखता है और गहरी सोच में पड़ जाता है। वो याद करता है कि ये नेकलेस उसे बचपन में गलती से मिला था और आज ये अचानक टूट गया। तभी उसकी आंखें हैरानी से फटी रह जाती हैं।
क्योंकि उसकी नजरों के ठीक सामने हवा में एक अजीब सा सर्कल बन जाता है। वो हैरानी से सोचता है कि ये क्या चीज है, और तभी उसे समझ आता है कि क्या ये वही बॉटलनेक है जिसके बारे में उसके भाई किनफैंग ने बताया था। किनली खुद को शांत करने की कोशिश करता है और सोचता है कि नहीं, उसे अभी एक्साइटमेंट में कंट्रोल नहीं खोना चाहिए। वो तुरंत अपनी जेब से एक शीशी निकालता है और उसमें से कुछ की गैदरिंग पिल्स अपनी हथेली पर रखता है। उन 2 पिल्स को देखते हुए वो मन में सोचता है कि दूसरे भाई ने कहा था कि अगर मैं कभी बॉटलनेक पर पहुंचूं तो मुझे तुरंत ये 2 की गैदरिंग पिल्स खा लेनी चाहिए। लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें खा पाता, उसके हाथ में रखी वो दोनों पिल्स अचानक बदलने लगती हैं। वो पिल्स अपने आप आसपास की इम्प्योर की को सोखने लगती हैं और पिल्स के अंदर की सारी इम्प्योरिटीज बाहर निकलने लगती हैं। किनली एक पिल को उठाकर देखता है और पाता है कि वो अब एक पूरी तरह से प्योरिफाइड की गैदरिंग पिल बन चुकी है। वो हैरानी से सोचता है कि क्या इस नेकलेस के स्पिरिट पैटर्न में मेडिसिनल पिल्स को प्योरीफाई करने की ताकत है। बिना वक्त गवाए वो उन दोनों पिल्स को अपने मुंह में डाल लेता है। इसके बाद किनली अपनी आंखें बंद करता है और अपनी एनर्जी को सर्कुलेट करना शुरू कर देता है। वो अपने कल्टीवेशन मेथड को एक्टिवेट करता है, स्पिरिचुअल की को कंट्रोल करता है और उन पिल्स के असर को एब्जॉर्ब करता है। और इसी के साथ एक लंबे अरसे के बाद वो उस बॉटल नेक को तोड़ देता है। अगले दिन सुबह होते ही एक नौकर किनली के दरवाजे पर दस्तक देता है। वो नौकर बेहद घमंडी लहजे में किनली को बताता है कि ओल्ड मास्टर का हुक्म है कि किनली अब 16 साल का हो गया है, इसलिए 3 महीने बाद उसे फार्मेसी जाकर काम में मदद करनी होगी। कमरे के अंदर से किनली जवाब देता है कि वो समझ गया। इस वक्त किनली अपने बिस्तर पर बैठा होता है और उसका दिल परेशान होता है। वो सोचता है कि फार्मेसी भेजने का मतलब है कि क्लैन सच में उसका कल्टीवेशन का रास्ता हमेशा के लिए काट देना चाहता है। वो अपने हाथों को बड़े दुख भरी नजरों से देखता है और सोचता है कि भले ही उसने अभी अभी स्पिरिचुअल वॉइड रेल्म की दूसरी लेयर पर ब्रेक थ्रू किया है, लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी है। हालांकि तभी उसे ख्याल आता है कि अब जब स्पिरिट पैटर्न में मेडिसिनल पिल्स को प्योरीफाई करने का असर है, तो 3 महीने बाद फार्मेसी में मदद करना उसके लिए इसे यूज करने का एक अच्छा मौका हो सकता है। इसके बाद सीन बदलता है जहां किनियो की घबराई हुई आवाज गूंजती है। वो गुस्से में अपनी मां से पूछता है कि किनली फार्मेसी आ रहा है तो अब वो लोग क्या करें। वो कहता है कि भले ही किनली नकारा है और वो बेवकूफ नहीं है। वो डरता है कि अगर किनली ने पिता को बता दिया कि वो लोग फार्मेसी में क्या कर रहे हैं तो मुसीबत हो जाएगी। ये सुनकर किन्यू की मां गुस्से में टेबल पर हाथ मारती है और उसे बेकार चीज कहती है। वो पूछती है कि वो किस बात से डर रहा है। वो उसे समझाती है कि वो बस अपने मामा को बता दे कि वो किनली के आने का इंतजार करे और उसे ऐसा सबक सिखाएं कि उसे वहां चैन की एक सांस भी ना मिले। किन्यू ये सुनकर खुश हो जाता है और हाँ में जवाब देता है। 3 महीने बाद किनली किन फैमिली की फार्मेसी पहुंचता है और हाथ जोड़कर मैनेजर जियांग को नमस्ते करता है और बताता है कि वो आज वहां रिपोर्ट करने आया है। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, मैनेजर जियांग उसे बीच में ही टोक देता है। अंदर ही अंदर वो बूढ़ा आदमी किन यू के ऑर्डर्स याद करता है कि उस नकारा तेहवे का अच्छे से स्वागत करना है, लेकिन बाहर से वो शांत रहने का दिखावा करता है और तेहरवे यंग मास्टर का स्वागत करता है। मैनेजर जियांग खुशी से मुड़ता है और अपने बेटे सेकंड सन को ऑर्डर देता है कि वो तेहरवे यंग मास्टर को उनके कमरे में ले जाए। सेकंड सन धीमी आवाज में किन ली को रास्ता दिखाता है और उसे आराम करने वाली जगह ले जाता है। वो एक दरवाजे के सामने रुकते हैं और सेकंड सन कहता है कि वही उनका रेजिडेंस है और दरवाजा खोल देता है। किनली अंदर का नजारा देखकर सदमे में आ जाता है। वो कमरा किसी टूटे फूटे घर जैसा होता है जहां फर्नीचर बिखरा पड़ा होता है, जो किसी इंसान के रहने लायक बिल्कुल नहीं लगता। वो नौकर किनली के एक्सप्रेशन पर ध्यान नहीं देता और दिखावे के लिए कहता है कि वो उनका सामान अंदर रख देता है। तभी पीछे से एक आवाज आती है जो सेकंड सन को पुकारती है। एक मोटी औरत वहां चलती हुई आती है और तेज आवाज में कहती है कि जल्दी से उसके कमरे के लिए गर्म पानी लाया जाए, क्योंकि इस ठंड ने उसे मार ही डाला है। सेकंड सन डरकर कहता है कि वो अभी तेहरवे यंग मास्टर को रास्ता दिखा रहा है। ये सुनकर वो औरत चिढ़कर आवाज निकालती है। इस पॉइंट पर किनली आखिरकार बोलता है और पूछता है कि क्या उनसे कोई गलती हुई है, क्योंकि ये कमरा रहने लायक नहीं है। ये सुनकर मैनेजर की बीवी घमंड से किनली के पास आती है। किनली डरता नहीं है और उसकी आंखों में आंखें डालकर देखता है। वो औरत बिना सोचे किनली का गाल पकड़कर खींचती है और उसे नकारा यंग मास्टर कहती है। वो कहती है कि उसे डर है कि किनली को किन फैमिली के रूल्स नहीं समझ आए। वो बताती है कि उसकी कल्टीवेशन लेवल इतनी कम है कि वो पिल फर्नेस में पिल्स भी रिफाइन नहीं कर सकता, इसलिए वो सिर्फ मजदूरी करने के लायक है। वो कहती है कि एक मजदूर की जगह यही है, इसलिए वो एहसान फरामोश न बने। किनली उसे खूनी नजरों से घूरता है और कहता है कि वो उसे छोड़ दे। ये देखकर वो औरत गुस्सा हो जाती है और ताना मारती है कि क्या वो सच में खुद को यंग मास्टर समझता है। वो उसे धमकाती है कि अब वो फार्मेसी में है, इसलिए वो अपनी औकात याद रखे। किनली अब शांत रहने की कोशिश नहीं करता और गुर्राता है कि वो उसे छोड़ दे। इसके साथ ही किनली पूरी ताकत से उसे धक्का दे देता है। मैनेजर की बीवी धक्का खाकर पीछे रखे हुए सामान के ढेर पर जा गिरती है। दुकान के बाकी नौकर ये देखकर दौड़ते हुए आते हैं और चिल्लाते हैं कि ये बुरा हुआ और कहते हैं कि जल्दी से मैनेजर को बुलाया जाए। किनली अपनी आंखें सिकोड़कर उसे देखता है और सोचता है कि भले ही उसने गुस्से में एक्ट किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अपनी ताकत कंट्रोल नहीं कर सकता था। फिर वो अपने हाथ को देखता है और महसूस करता है कि कुछ तो बदला है। ठीक उसी वक्त
मैनेजर जियांग वहां आ जाता है और पूछता है कि वहां क्या हो रहा है। जब वो अपनी बीवी को गिरते पड़ते उठते हुए देखता है, किनली उसे तीखी नजरों से देखता है और बताता है कि मैनेजर जियांग की बीवी कह रही थी कि किन फैमिली के रूल्स के हिसाब से वो सिर्फ एक मजदूर बन सकता है और उसे इसी कमरे में रहना होगा। ये सुनते ही वो बूढ़ा आदमी डर के साथ सोचता है कि इस नकारा को रूल्स के बारे में किसने बताया। किनली वहां से मुड़ता है और कहता है कि वो अभी जाकर अपने सेकंड ब्रदर किन फेंग से पूछता है कि क्या रूल सच में ऐसे ही हैं। किन फेंग का नाम सुनते ही मैनेजर जियांग तुरंत उसे रोकता है और कांपते हुए कहता है कि ये एक गलतफहमी है। वो कहता है कि वो भला यंग मास्टर से मजदूरी कैसे करवा सकते हैं और गिड़गिड़ाता है कि ये बात सेकंड यंग मास्टर के कानों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। अपने आप को बचाने के लिए वो तुरंत चिल्लाता है और अपने बेटे सेकंड सन को बेवकूफ नौकर कहता है। वो झूठ बोलता है कि 13वें यंग मास्टर का कमरा बगल वाला है और उसे डांट कर हुक्म देता है कि वो जल्दी से यंग मास्टर को वहां ले जाए। सेकंड सन सर झुकाकर डर के मारे हाँ में जवाब देता है। फिर किनली को तुरंत वहां से ले जाया जाता है और सेकंड सन उसे बड़े अदब से अपने पीछे आने के लिए कहता है। जैसे ही वो दोनों वहां से जाते हैं, मैनेजर जियांग का वो नकली शरीफ चेहरा तुरंत उतर जाता है। वो गुस्से में वहां खड़े नौकरों पर चिल्लाता है और पूछता है कि वो लोग वहां खड़े होकर क्या देख रहे हैं और उन्हें तुरंत डॉक्टर बुलाने का हुक्म देता है। वो अपनी बीवी को घृणा से देखता है और मन ही मन सोचता है कि उन्हें उस नकारा लड़के ने बेवकूफ बना दिया। वो गुस्से में कसम खाता है कि वो इस बेइज्जती का बदला जरूर लेगा। दूसरी तरफ सेकंड सन किनली का सामान टेबल पर रखता है और बेडशीट ठीक करते हुए बड़े प्यार से बताता है कि 13वें यंग मास्टर को इसी कमरे में रहना होगा और अगर उन्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो वो बेझिझक बता दें। किनली सामने वाले कमरे की तरफ इशारा करता है और सेकंड सन से पूछता है कि वहां सामने क्या है। सेकंड सन ईमानदारी से बताता है कि वो पिल फर्नेस का फायरवुड रूम है जहां खराब हो चुकी मेडिसिनल पिल्स रखी जाती हैं। वो समझाता है कि आमतौर पर एक भी सही पिल बनाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए बाकी सारी वेस्ट पिल्स वहां डिस्पोजल के लिए रखी जाती हैं। ये सुनकर किनली धीमी आवाज में खुद से कहता है कि वेस्ट पिल्स, और तभी उसके दिमाग में एक प्लान आता है। उसी रात पिल फर्नेस के उस कमरे के बाहर 2 लोग पहरा दे रहे होते हैं। किनली चुपके से एक झाड़ी के पीछे छिप जाता है और उनके जाने का इंतजार करता है। जैसे ही वो लोग वहां से जाते हैं, किनली दौड़कर दरवाजे तक पहुंचता है और उसे धीरे से खोलकर अंदर देखता है। वहां जमीन पर हजारों वेस्ट पिल्स बिखरी पड़ी होती हैं, जिन्हें देखकर किनली हैरान रह जाता है कि यहाँ कितनी सारी पिल्स हैं। वो अंदर जाता है और एक पिल उठाकर उसे गौर से देखता है। वो कोशिश करता है कि अपने स्पिरिट पैटर्न से उसे प्योरीफाई करे। अचानक वो पिल रिएक्ट करती है, जिसे देखकर किनली खुश हो जाता है और सोचता है कि उसका स्पिरिट पैटर्न सच में पिल्स को प्योरीफाई कर सकता है। वो खुद को समझाता है कि भले ही उसका कल्टीवेशन टैलेंट खराब है, लेकिन ये पिल्स उसकी स्पिरिचुअल की को बढ़ा सकती हैं और उसकी स्पीड तेज कर सकती हैं। लेकिन तभी वो पिल अचानक उसके हाथ में फट जाती है। उसके टुकड़ों को देखकर किनली गहरी सांस लेता है और सोचता है कि ये कोशिश फेल हो गई, लेकिन वो हार नहीं मानता और दोबारा कोशिश करने का फैसला करता है और पूरी रात वहीं उस कमरे में बिता देता है। कुछ दिन बाद हम किनली को लगातार ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं। वो वाटर एरो टेक्निक का इस्तेमाल करता है और एक पानी का तीर सीधा एक पेड़ के तने पर मारता है। वो दोबारा हाथ घुमाता है और दूसरा एरो मारता है, जो इस बार जोर की आवाज के साथ लगता है। ये देखकर किनली की आंखों में खुशी चमक उठती है। वो आंखें बंद करके महसूस करता है कि अगर वो इस टेक्निक को इंस्टेंट एक्टिवेट कर सके तो वो अपने से ताकतवर दुश्मनों से भी लड़ सकता है। लेकिन वो सोचता है कि पिल्स को प्योरीफाई करना आसान नहीं है, क्योंकि कई दिनों की मेहनत के बाद वो सिर्फ एक पिल ही प्योरीफाई कर पाया है। वो मुट्ठी बंद करके खुद से वादा करता है कि उसे और मेहनत करनी होगी। वहीं दूसरी तरफ किन फैमिली के घर में किन यू गुस्से में चिल्लाता है कि किन ली की इतनी हिम्मत कैसे हुई। मैनेजर जैंग वहां घुटनों पर बैठकर गिड़गिड़ाता है और किन यू की मां को कजिन कहकर मदद मांगता है। वो झूठ बोलता है कि उस जानवर ने ना सिर्फ मारा पीटा, बल्कि धमकी भी दी है कि अगर उन्होंने उसे परेशान किया तो वो उन्हें छोड़ेगा नहीं। किन यू की मां चुपचाप बैठी रहती है और तिरछी नजरों से देखती है। ये सुनकर किन यू के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ जाती है और वो कहता है कि वो उस नाकारा को ऐसा सबक सिखाएगा कि वो याद रखेगा। सीन वापस फार्मेसी में आता है, जहां किनली टेबल पर किताबों का ढेर रखता है और नौकर को बताता है कि उसने ये सारा काम खत्म कर दिया है। वहां का नौकर इज्जत से कहता है कि यंग मास्टर ने बहुत मेहनत की है। तभी किनली की नजर टेबल पर रखी कुछ दूसरी किताबों पर पड़ती है और वो कहता है कि वो उनका हिसाब भी देख सकता है, लेकिन नौकर घबराकर मना कर देता है और कहता है कि मैनेजर हमेशा उन किताबों को खुद हैंडल करते हैं, इसलिए यंग मास्टर को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर किनली को शक हो जाता है। वो सोचता है कि ये लोग हमेशा उससे दवाइयों का हिसाब क्यों छुपाते हैं और उसे यकीन हो जाता है कि जरूर यहाँ कुछ गड़बड़ चल रही है। ठीक उसी वक्त बाहर से किन यू की आवाज आती है, जो किनली को जानवर और सड़ा हुआ बच्चा कहते हुए बाहर निकलने के लिए ललकार रहा होता है। वो चिल्लाता है कि किनली नाटक न करे और बाहर आए, और वो पूछता है कि क्या उसने उसकी 9वीं आंट को मारा था।
किनली पलटकर बड़े आराम से जवाब देता है कि अगर उसने मारा भी तो क्या हुआ। ये सुनकर किन यू आग बबूला हो जाता है और कहता है कि वो उसकी एल्डर है और ये बदतमीजी है। इस पर किनली शांति से जवाब देता है कि वो किन यू की एल्डर होगी, उसकी नहीं। किनली का ये ठंडा रवैया देखकर किन यू का गुस्सा फट पड़ता है। वो कहता है कि किनली की हिम्मत कैसे हुई उसका पूरा नाम लेने की, और एक बड़ा भाई होने के नाते वो आज उसे सबक सिखा कर रहेगा। ये सुनते ही किनली के दिमाग में वो सारी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं जब उसे बुली किया गया था, और वो सोचता है कि किन यू के पास कोई हक नहीं है खुद को बड़ा भाई कहने का। किन यू ऐलान करता है कि वो अभी दिखाता है कि किसके पास हक है, और गुस्से में किन ली की तरफ लपकता है। लेकिन किन ली तुरंत अपनी वाटर एरो टेक्निक यूज करता है। एक तीर तेजी से निकलता है जिसे देखकर किन यू दंग रह जाता है और हकलाते हुए हैरानी जताता है कि क्या ये स्पिरिचुअल आर्ट है। इस वक्त किन ली की नजरें बेहद तेज हो जाती है और उसके शरीर के चारों तरफ की घूमने लगती है। किन यू दांत पीसते हुए कहता है कि किन ली ने स्पिरिचुअल वॉइड रियल्म की दूसरी लेयर तोड़ दी है, तभी वो इतना घमंडी हो गया है। वो गुस्से में आगे बढ़ता है, लेकिन किन ली उसे एक हाथ से रोक लेता है और तुरंत दूसरा एरो क्रिएट करके सीधा किन यू पर मारता है। किस्मत से किन यू वक्त पर अपना डिफेंस बना लेता है, वरना आज उसका काम तमाम हो जाता। किन यू की आंखों में साफ हैरानी दिखती है और वो सोचता है कि ये नामुमकिन है कि इस लड़के की टेक्निक इतनी तेज कैसे हो सकती है। इधर किन ली मन ही मन किन यू की ताकत का अंदाजा लगाता है और सोचता है कि किन यू ने जो प्रोटेक्टिव शील्ड बनाई है वो उसकी बहुत सारी एनर्जी खा जाएगी, इसलिए वो ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। कुछ ही देर में दुकान के बाहर भारी भीड़ जमा हो जाती है। लोग आपस में फसफुसाने लगते हैं कि क्या ये वही नकारा 13वां मास्टर नहीं है, क्योंकि आज तो 9वां यंग मास्टर उसके सामने टिक ही नहीं पा रहा। ये सुनकर किन यू शर्म और गुस्से से पागल हो जाता है। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर फायर एनर्जी बनाता है और चिल्लाता है कि आज वो किन ली को जान से मार देगा। किन ली मुस्कुराता है और किनारे से पूछता है कि क्या उसे सच में ऐसा लगता है। उसकी वाटर एनर्जी तेजी से किन यू को घेर लेती है और वो ऐलान करता है कि किन यू पहले ही हार चुका है। अगले ही पल किन ली का हमला इतना तेज होता है कि किन यू के हाथ की आग बुझ जाती है और वो हवा में उड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है। ये नजारा देखकर भीड़ हैरान रह जाती है और सब लोग किन यू को उठाने के लिए दौड़ पड़ते हैं और उसे 9वें यंग मास्टर कहकर उठाते हैं। हारने के बावजूद किन यू अपनी हार नहीं मानता। वो जमीन पर पड़े पड़े चिल्लाता है कि किन ली ने उसे मारने की हिम्मत कैसे की, और वो पिताजी से शिकायत करेगा कि किन ली ने अपने बड़े भाई की बेइज्जती की है। किन ली उसे घूरता है और कहता है कि बेइज्जती किसने की, क्योंकि हमला पहले किन यू ने किया था। वो सबके सामने खुलासा करता है कि ये लोग उसे इसलिए दबा रहे हैं क्योंकि ये नहीं चाहते कि मेडिसिन फर्नेस का सच बाहर आए। वो किन यू को चैलेंज करता है कि वो शौक से पिताजी को रिपोर्ट करे, क्योंकि किन ली खुद यही चाहता है ताकि इनका काला सच सबके सामने आ जाए। किन यू ये सब सुनने के बाद गुस्से से भड़क उठता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता और बस लाचार होकर रह जाता है। अगले दिन किन फैमिली के मेन हॉल के अंदर सब लोग इकट्ठा होते हैं। किन यू की माँ वहां सबके सामने बैठी झूठे आंसू बहाने का नाटक करती है। आसपास खड़े लोग आपस में फुसफुसाने लगते हैं। कोई कहता है कि उन्होंने सुना है कि किन यू को बुरी तरह पीटा गया है, और कोई हैरानी से पूछता है कि क्या ये काम उस नकारा किन ली ने किया है, जो कि नामुमकिन लगता है। एक छिपे हुए कोने में किन ली अपनी नजरें झुका लेता है और उसके दिल में गहरा दुख होता है। वो सोचता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो अपने पिता से इस तरह मिलेगा। मेन सीट पर कोई और नहीं बल्कि किन ली के पिता किन फादर किन हुआ बैठे होते हैं। किन यू की मां बेसब्री से आगे बढ़ती है और घुटनों पर बैठकर रोते हुए किन फादर से कहती है कि उन्हें इंसाफ चाहिए। किन फादर ठंडे लहजे में उन्हें खड़े होने और बोलने के लिए कहते हैं। वो डांटते हुए पूछते हैं कि वो रो क्यों नहीं है, और कहते हैं कि भाइयों के बीच लड़ाई जैसी घटिया बात पर वो तमाशा ना करे। फिर वो एक पल के लिए रुकते हैं और अपनी नजरें किन ली की तरफ घुमाते हैं, लेकिन वो उसका नाम तक याद नहीं कर पाते। ये देखकर किन फेंग समझ जाता है और झुककर अपने पिता को याद दिलाता है कि ये 13वां ब्रदर किन ली है। ये सुनते ही किन फादर चिल्लाते हैं और किन ली को अनफिलियल सन कहते हुए पूछते हैं कि उसने अपने बड़े भाई को क्यों मारा। किन ली बिना किसी डर के वहीं घुटनों पर बैठ जाता है और अपने पिता को सजदा करते हुए प्रणाम करता है। वो बाहर से तो शांत दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे बहुत दुख होता है कि उसके पिता उसे पहचानते तक नहीं। किन फादर नाक चढ़ाकर उसे जल्दी जवाब देने का हुक्म देते हैं। किन ली बिना डरी जवाब देता है कि आज के झगड़े की शुरुआत किन यू ने की थी, जो पहले उससे लड़ने आया था, इसलिए वो पिता से निष्पक्ष फैसला करने की मांग करता है। ये सुनते ही किन यू की मां जोर से बीच में बोल पड़ती है। वो चिल्लाकर कहती है कि ये बकवास है और इल्जाम लगाती है कि किन ली किन यू से जलता था, इसलिए उसने स्नीक अटैक किया है। किन ली का चेहरा गुस्से से काला पड़ जाता है और वो कहता है कि वो औरत उस पर झूठे इल्जाम लगा रही है। इस पर वो औरत अपनी उंगली उठाकर चीखती है और कहती है कि वो झूठी नहीं है, बल्कि किन ली ही वो विलन है जो उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। वो फिर से रोने का नाटक करती है और कहती है कि किन यू ने तो किन ली को दिल से अपना माना था, बस कुछ कड़वे शब्द बोले थे, लेकिन बदले में किन ली ने उसके खिलाफ साजिश की।
वो रोती रहती है और कहती है कि एक नकारा कल्टीवेटर बिना स्नीक अटैक किए भला उसके बेटे को कैसे घायल कर सकता है। ये सुनकर भीड़ फिर से फुसफुसाने लगती है। लोग कहते हैं कि किन यू तो स्पिरिचुअल वॉइड रेल्म की 3rd लेवल पर है, इसलिए किनली जरूर झूठ बोल रहा है और उसका कैरेक्टर बहुत खराब है। अचानक किन फादर जोर से चिल्लाते हैं और सबको शांत रहने का हुक्म देते हैं। वो घूर कर अपने बेटे किनली को देखते हैं और पूछते हैं कि उसकी कल्टीवेशन लेवल क्या है और क्या वो सच में अपने 9वें ब्रदर के बराबर है। किनली ईमानदारी से जवाब देता है कि अभी कुछ वक्त पहले ही उसने स्पिरिचुअल वॉइड रेल्म की 2nd लेयर को ब्रेक किया है। ये सुनते ही किन फादर गुस्से में उछल पड़ते हैं और उसे डांटते हुए कहते हैं कि अगर झूठ ही बोलना है तो कोई ढंग का झूठ बोले, क्योंकि वो उसे बेवकूफ समझने की गलती ना करे। किनली को यह सुनकर बुरा लगता है, लेकिन वो सीधा अपने पिता की आंखों में देखता है और दृढ़ता से जवाब देता है। वो चैलेंज करता है कि अगर पिता को उस पर यकीन नहीं है तो वो सबके सामने किसी भी 3rd लेयर प्रैक्टिशनर को उससे लड़ने के लिए भेज दे। किनली सबके सामने ऐलान करता है कि अगर वो हार गया तो वो सजा के तौर पर अपनी जान लेने को भी तैयार है। वो शर्त रखता है कि जब तक सामने वाला 3rd लेवल पर है वो उसे पहला हमला करने का मौका देगा, और अगर फिर भी किनली हार गया तो वो अपनी जान देकर इस गुनाह की भरपाई करेगा। ये सुनकर किन फेंग और वहां मौजूद सब लोग बुरी तरह शॉक हो जाते हैं। तभी पास खड़ा सबसे बड़ा भाई किन डा ये सुनकर हंसते हुए ताना मारता है। वो पिता से कहता है कि जब किनली इतना ही कह रहा है तो क्यों ना उसे आजमा लिया जाए, अगर वो जीत गया तो बाद में बात कर लेंगे। पिता किन फादर थोड़ा मजबूर होकर पूछते हैं कि क्या कोई है जो किनली से लड़ना चाहता है। उसी वक्त 11th ब्रदर किन टोंग आगे आता है और कहता है कि वो लड़ेगा। पिता हाँ में सर हिला देते हैं। किन टोंग किनली को उकसाने वाली नजरों से देखता है और कहता है कि वो उम्र में बड़ा है और इसकी कल्टीवेशन भी ज्यादा है, इसलिए वो किनली को पहला वार करने का मौका देगा। किनली बिना डरे मना कर देता है और कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है। वो कहता है कि जब 11वें ब्रदर पहले हमला करेंगे तभी वो अपनी मासूमियत साबित कर पाएगा। किन टोंग हंसकर पूछता है कि वो बड़ा कॉन्फिडेंट है और पूछता है कि उसने कितनी तरह की स्पिरिचुअल आर्ट सीखी है। किनली सच सच बताता है कि उसने सिर्फ एक तरह की वाटर एरो टेक्निक सीखी है। ये सुनते ही किन टोंग और बाकी सब लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं कि बस एक टेक्निक से ये लड़ने आया है। लेकिन किनली गुस्सा नहीं होता, बस अपनी तेज नजरों से किन टोंग को घूरता रहता है और चेतावनी देता है कि उसने ये कला अभी नई सीखी है, इसलिए अगर 11वें ब्रदर को चोट लग जाए तो वो उसे माफ कर दे। किन टोंग गुस्से में बड़बड़ाता और कहता है कि ये बदतमीजी है। वो तुरंत एक फायरबॉल लॉन्च करता है और चिल्लाता है कि वो अभी उसे मजा चखाता है। किनली मन ही मन जज करता है कि यह हमला तो किन यू से भी स्लो है। वो अपनी ताकत इकट्ठा करता है और एक वाटर एरो क्रिएट करके सीधा किन टोंग की तरफ फेंक देता है। एरो इतनी तेजी से निकलता है कि किन टोंग के कुछ बाल कटकर जमीन पर गिर जाते हैं। किनली धीमी आवाज में चेतावनी देता है कि स्पिरिचुअल आर्ट्स की आंखें नहीं होती, इसलिए 11वें ब्रदर संभल कर रहे हैं। अपने बाल कटते देख किन टोंग पागल हो जाता है और हमला जारी रखता है। वो कहता है कि वो तो बस रहम खा रहा था लेकिन अब नहीं छोड़ेगा। लेकिन इससे पहले कि वो हमला कर पाता, किनली का दूसरा वाटर एरो उसके कंधे को चीरते हुए निकल जाता है। किन टोंग के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो दर्द के मारे वहीं घुटनों पर गिर पड़ता है। मैच खत्म होते ही नीचे भीड़ में शोर मच जाता है। लोग हैरान रह जाते हैं कि किन टोंग हार गया और किनली की टेक्निक इतनी फास्ट कैसे हो सकती है। लोग शक करते हैं कि कहीं उसने कोई टैलिस्मैन तो यूज नहीं किया। किन फेंग गर्व से किन ली को देखता है और सोचता है कि छोटा ली अभी से इतना ताकतवर है, अब कोई उसे नकारा नहीं कहेगा। किन फादर भी मन ही मन तारीफ करते हैं कि इतनी तेज कास्टिंग एबिलिटी एक नायाब टैलेंट है। बस अफसोस कि किनली की उम्र अब कल्टीवेशन शुरू करने के लिए निकल चुकी है। किनली तुरंत घुटनों पर बैठ जाता है और पिता से फैसला सुनाने की गुहार लगाता है। पिता कुछ बोल नहीं पाते और बस उसे घूरते रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा भाई किंडा अपनी हार नहीं मानता। वो आगे आकर पिता से कहता है कि भले ही किनली ने यह साबित कर दिया कि वो स्नीक अटैक नहीं था, लेकिन ये सच अभी भी वही है कि भाइयों ने आपस में लड़ाई की है। उसकी अगली बात सुनकर किन फेंग और किनली दोनों को गुस्सा आ जाता है। किंडा कहता है कि अगर किनली को कड़ी सजा नहीं दी गई तो फ्यूचर में कोई भी परिवार के नियम नहीं मानेगा। किंडा की बातें सुनकर किनली गुस्से में जवाब देने की कोशिश करता है और कहता है कि बड़े भाई को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, किंडा उसे बीच में ही टोक देता है। वो गुस्से में कहता है कि किनली कितना ढीठ है, क्योंकि एक ही परिवार के भाइयों का आपस में लड़ना रूल्स का वायलेशन है। वो कहता है कि ये बात मायने नहीं रखती कि किनली ने स्नीक अटैक किया या नहीं, बल्कि मुद्दा यह है कि उसने परिवार का नुकसान किया है। वो किनली पर दबाव डालते हुए पूछता है कि क्या वो किन फैमिली के लॉस से असहमत है या फिर अपने बड़े भाई से। ये मौका देखते ही किन्यू की मां आग में घी डालने के लिए लपकती है। वो ताना मारती है कि किनली बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि उसकी मां बचपन में ही मर गई थी, इसलिए उसे तमीज सिखाने वाला कोई नहीं बचा। ये सुनकर किनली का खून खौल उठता है और वो कुछ बोलने ही वाला होता है, लेकिन किन्यू भी मौके का फायदा उठाता है। वो पिता से शिकायत करता है कि किनली उसका
सम्मान भी नहीं करता, इसलिए वो पिता से न्याय की मांग करता है। किन फादर मन ही मन सोचते हैं कि भले ही किनली की कास्टिंग एबिलिटी अच्छी है, लेकिन अगर वो रैंक में आगे नहीं बढ़ सकता तो वो बेकार है। इसलिए वो किन डा की बात से सहमत होते हुए कहते हैं कि किनली को सिखाने वाला कोई नहीं है, इसलिए वो अपनी मनमानी करता है और उसे डिसिप्लिन सिखाना जरूरी है। पिता के ये शब्द किनली को किसी बिजली के झटके की तरह लगते हैं। इसके बाद किन फादर सजा सुनाते हैं। वो ऐलान करते हैं कि किन फैमिली के रूल्स के मुताबिक वो किनली और किनयू दोनों को आधे साल की कैद की सजा देते हैं और उनका मंथली अलाउंस भी काट दिया जाएगा। वो किनयू की तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं कि वो घायल है, इसलिए वो अपने कमरे में जाकर आराम करे और अगले 6 महीने तक मेडिसिन फर्नेस के मामलों में दखल ना दे। किनयू खुशी खुशी सर झुकाकर हाँ कर देता है। फिर पिता किनली की तरफ देखते हैं और सख्ती से कहते हैं कि उसे अगले 6 महीने तक पिल वुडशेड में कड़ी मजदूरी करनी होगी। वो उसे नसीहत देते हैं कि वो वहां रहकर अपने दिमाग और कैरेक्टर को सुधारें। फैसला सुनाने के बाद वो सबको चेतावनी देते हैं कि अगर किसी ने दोबारा ऐसी गलती की तो उसे बिना रहम के सजा दी जाएगी और फिर सबको जाने का हुक्म दे देते हैं। जाते जाते किन फादर किनली के पास से गुजरते हैं और ठंडी आवाज में पूछते हैं कि वो अभी तक वहां से गया क्यों नहीं, लेकिन किनली जिद्दी होकर वहीं बैठा रहता है और हिलने का नाम नहीं लेता। शाम हो जाती है और किन फैमिली के एस्टेट में अंधेरा छा जाता है। किन फेंग किनली के पीछे पीछे आता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि पिता परिवार के मुखिया है, इसलिए वो मजबूर है और किनली को बस माफी मांग लेनी चाहिए। ये देखकर किन्यू वहां आता है और मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अब किनली का वो जोश कहाँ गया। वो ताना मारता है कि अब किनली के पास खाने को भी नहीं है, बस वो वुडशेड में धुआं फाकता रहेगा। किंडा भी इस मजाक में शामिल हो जाता है और कहता है कि किनली ने पिता से जुबान लड़ाने की हिम्मत कैसे की, उसे अपनी औकात देखनी चाहिए। किन फेंग से ये बर्दाश्त नहीं होता और वो गुस्से में कहता है कि ये लोग हद पार कर रहे हैं। वो उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन किनयू उसे रोक लेता है। तभी किनली अपनी चुप्पी तोड़ता है। वो कहता है कि ये लोग बस अपने फैमिली स्टेटस का फायदा उठाकर उसे दबा रहे हैं, वरना इनमें खुद की कोई काबिलियत नहीं है। इस पर किंडा घमंड से कहता है कि तो क्या हुआ। वो किनली को याद दिलाता है कि भले ही उसने सेकंड लेयर तोड़ दी हो, लेकिन किन फैमिली के बाहर वो कुछ भी नहीं है। किनली बिना डरे ऐलान करता है कि भले ही वो किन फैमिली छोड़ दे, फिर भी वो गर्व से खड़ा रहेगा, इन लोगों की तरह भीड़ का हिस्सा नहीं बनेगा। ये सुनकर किंडा उसे उकसाता है कि अगर वो इतना ही महान है तो किन फैमिली छोड़ क्यों नहीं देता। किनली अपना होठ चबाता है और दृढ़ता से जवाब देता है कि वो दिन जरूर आएगा और वो इन सबको पछताने पर मजबूर कर देगा। किन फेंग उसे रोकने की कोशिश करता है कि उसे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन बाकी लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं कि बातें करना आसान है, अगर हिम्मत है तो अभी निकल जाए। किनली बिना एक शब्द बोले वहां से मुड़ता है और चला जाता है। किन फेंग उसके पीछे जाता है और समझाता है कि वो जानता है कि किनली की बहुत बेइज्जती हुई है, लेकिन आखिरकार ये उसका घर है। किनली आसमान में चमकते हुए चांद को देखता है और भारी मन से कहता है कि घर शब्द उसे बहुत क्रूएल और कोल्ड लगता है। उसकी आंखों से एक आंसू गिरता है और वो कसम खाता है कि आज के बाद वो किन फैमिली के लिए एक भी आंसू नहीं बहाएगा। देर रात गए किनली उस पिल रूम के वुडशेड का दरवाजा खोलता है और अंदर जाता है। वो सोचता है कि वो इस परिवार का पहला बेटा है जिसे मजदूरी करने पर मजबूर किया गया है और जिसके साथ इतना बुरा बर्ताव किया गया है। वो अंदर जाकर अपनी प्योरिफिकेशन एबिलिटी से काम की पिल्स ढूंढने लगता है। वो पाता है कि भले ही ये कमरा किसी सुअर के बाड़े से भी गया गुजरा है, लेकिन यहाँ ढेर सारी वेस्ट पिल्स हैं जो उसके लिए खजाना है। किनली की आंखों में एक आग दिखाई देती है और वो फैसला करता है कि वो इस गुस्से को अपनी ताकत में बदल देगा और जी जान से कल्टीवेशन करेगा। आधा साल बीत जाता है। पिछले 6 महीनों में किनली ने आसानी से ढेर सारी लो ग्रेड पिल्स को प्योरीफाई कर लिया है, जिससे उसकी कल्टीवेशन स्पीड बहुत तेज हो गई है। वो सोचता है कि किन फैमिली के पास एक खास स्पिरिट प्रोटेक्शन पिल होती है जो शरीर की मेरिडियंस को मजबूत करती है, जिससे कोई भी इंसान बिना डर के प्रैक्टिस कर सकता है। इन्हीं पिल्स की मदद से किनली की कल्टीवेशन बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ती है। इस दौरान वो कई नई टेक्निक्स सीख लेता है। वो लो लेवल स्पिरिचुअल आर्ट और पर्पल स्पिरिट आर्ट में माहिर हो जाता है। साथ ही वो फायरबॉल आर्ट, इंटरनल साइट आर्ट और ईगल आई आर्ट भी सीख लेता है। हालांकि उसकी 6 महीने की सजा खत्म हो चुकी होती है, लेकिन किन ली वहां से जाने से मना कर देता है और वहीं रहकर उन पिल्स का फायदा उठाता रहता है। इस बीच किन फेंग 2 बार उससे मिलने आता है और कहता है कि वो पिता से माफी मांग ले, लेकिन किन ली साफ मना कर देता है और पूरे 2 साल तक वहीं रहता है। 2 साल बाद किन फैमिली के लोग लगभग भूल चुके होते हैं कि कोई 13वां यंग मास्टर भी है। एक दिन वुडशेड में किन ली अभी भी पिल्स ढूंढ रहा होता है। वो अपनी मुट्ठी बंद करता है और उसके दिल में जीत की खुशी होती है। वो महसूस करता है कि उसकी कल्टीवेशन अब स्पिरिचुअल वॉइड रेल्म की 3rd लेयर तक पहुंच गई है और वो सारे लो लेवल आर्ट्स सीख चुका है, जिसका मतलब है कि अब वो एक ट्रू कल्टीवेटर बन गया है। लेकिन तभी उसे एक चिंता भी होती है। वो उस मिस्टीरियस नेकलेस के बारे में सोचता है और उसे एहसास होता है कि वुडशेड की वेस्ट पिल्स से वो सिर्फ लो ग्रेड पिल्स ही बना सकता है। वो हाथ में पकड़ी पिल को देखकर परेशान होता है और सोचता है कि उसकी करंट लेवल के हिसाब से बिना मिड ग्रेड मेडिसिनल पिल्स के आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होगा। किन ली अपना सारा सामान एक कपड़े की गठरी में बांध लेता है और बड़े आराम से वहां से निकल जाता है। वो मन में सोचता है कि किन फैमिली का यह मेडिसिन फर्नेस अब उसकी
उसकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकता, इसलिए उसे एक बड़ी जगह और नए रास्ते की ज़रूरत है। जब वो एक नेबरहुड से गुजर रहा होता है तभी उसे दो लोग आपस में बात करते हुए सुनाई देते हैं। वो लोग बात कर रहे होते हैं कि किन फैमिली और मू फैमिली के बीच एक मैरिज अलायंस होने वाला है और इसमें सबसे बड़ी उम्मीद यंग मास्टर किन यू है। वो बताते हैं कि उन्होंने सुना है कि 1 महीने पहले ही किन यू ने स्पिरिचुअल वॉइड रेल्म की 4th लेयर पर ब्रेक थ्रू कर लिया है। ये सुनकर किन ली थोड़ा हैरान होता है और सोचता है कि किन यू इतना आगे बढ़ गया है। ठीक उसी वक्त मेन दरवाजा खुलता है और किन फेंग वहां ठंडे लहजे में कहता है कि उसे 13वें ब्रदर से मिलना है। जैसे ही वो किन ली को देखता है उसकी आंखों में खुशी की चमक आ जाती है और वो चिल्लाता है कि 13वां ब्रदर बाहर आ गया है। इससे पहले कि किन ली कुछ रिएक्ट कर पाता, किन फेंग दौड़कर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि वो जल्दी घर चले क्योंकि वहां एक खुशखबरी उसका इंतजार कर रही है। किन फेंग रास्ते में समझाता है कि 1 साल पहले पिता ने मू फैमिली के एक एक्सपर्ट मू सुई फेंग की जान बचाई थी। इस एहसान के बदले मू सुई फेंग ने फैसला किया कि वो अपनी बेटी मू यूरान की शादी किन फैमिली के किसी बेटे से करेगा। पहले चॉइस किन यू था, लेकिन मिस मू ने शर्त रखी कि किन फैमिली के सभी बेटे आपस में फेयर कंपटीशन करेंगे और जो ट्रायल पास करेगा वही चुना जाएगा। किन फेंग मन ही मन सोचता है कि अगर किन ली को मू फैमिली का सपोर्ट मिल गया तो किन फैमिली के लोग उसे कभी नकारा नहीं समझेंगे। कुछ देर बाद वो दोनों अरीना में पहुंच जाते हैं। वहां किन फादर के बगल में मू सुफेंग बैठा होता है और उनके पास एक बेहद खूबसूरत लड़की मू योरान बैठी होती है। उसकी खूबसूरती देखकर किन ली भी दंग रह जाता है और शर्मा जाता है। मू योरान की बस एक झलक ने वहां मौजूद सारे लड़कों को दीवाना बना दिया होता है। मू योरान शर्माते हुए मैक्स देख रही होती है। तभी ऐलान होता है कि किन नान जीत गया है। नीचे खड़े होकर किन ली एनालाइज करता है कि ये किन नान बस दिखावा कर रहा है क्योंकि इसकी स्पेल कास्टिंग स्पीड बहुत स्लो है और इसका मू फैमिली की नजरों में आना नामुमकिन है। ऊपर स्टेज पर किन फादर हंसते हुए मू सुफेंग से पूछते हैं कि उन्हें ये लड़का कैसा लगा। मू सुफेंग कहता है कि लड़का बुरा नहीं है, लेकिन फैसला योरान पर डिपेंड करता है। जब वो योरान से पूछते हैं तो वो बोर होकर अपनी ठोडी पर हाथ रखती है और गहरी सांस लेते हुए कहती है कि वो लड़का ठीक ठाक है। किन ली ये नोटिस करता है कि मू योरान इस शादी में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं लग रही, शायद उसे मजबूर किया जा रहा है। किन फादर बात आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि अब किन यू और किन नान का मैच करवाते हैं। तभी किन फेंग आगे आता है और पिता को याद दिलाता है कि उन्होंने 13वें ब्रदर को भुला दिया है, उसने अभी तक फाइट नहीं की है। किन ली का नाम सुनते ही सब लोग पलटकर देखते हैं और मजाक उड़ाते हैं कि वो कचरा आखिरकार बाहर आ ही गया। लोग हंसते हैं कि क्या वो मू फैमिली का दामाद बनने आया है ताकि एक ही बार में अपनी किस्मत बदल सके, जबकि वो वही है जो 2 साल से आग वाले कमरे में बंद था। किन ली अपना गुस्सा दबा लेता है और कुछ नहीं बोलता। किन फादर शर्मिंदा होकर किन फेंग को डांटे हैं कि वो तमाशा ना करे, लेकिन किन फेंग कहता है कि 13वां ब्रदर भी एक यंग मैन है। बगल में खड़ा किन डा हंसता है और कहता है कि आज इंपॉर्टेंट दिन है, इसलिए वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। किन फेंग गुस्से में कहता है कि मिस मू ने कहा था कल्टीवेशन लेवल मैटर नहीं करता। किन यू उकसाते हुए कहता है कि मिस मू एक रेयर टैलेंट है, उनका पति कोई कचरा कैसे हो सकता है। किन यू की बात पर सभी लोग एक साथ रिएक्ट करते हैं कि ओल्ड नाइन्थ सही कह रहा है। किन फेंग गुस्से में आगे बढ़ता है, लेकिन किन ली उसे रोक लेता है और कहता है कि रहने दो, वो लड़ना नहीं चाहता। किन यू जोर से हंसता है और कहता है कि वजह साफ है, वो अपनी बेइज्जती होने से डर रहा है। अब किन ली से बर्दाश्त नहीं होता और वो पलटकर जवाब देता है कि बाहर वालों के सामने अपने ही भाई की बेइज्जती करना क्या ज्यादा शर्म की बात नहीं है। ये सुनकर किन यू चौंक जाता है। ऊपर बैठा मू सू फेंग शांति से ऑब्जर्व करता है और सोचता है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक किन ली का टैलेंट खराब है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतनी बेइज्जती के बाद भी वो गुस्सा नहीं हुआ बल्कि शांति से जवाब दे रहा है। वो सोचता है कि ऐसी मेंटल स्ट्रेंथ किसी आम इंसान में नहीं होती। गुस्से में किन यू पूछता है कि उसने क्या कहा। किन ली अपनी कमर पर हाथ रखकर ठंडा हंसता है और कहता है कि वो उसे कचरा क्यों बुला रहा है। अगर वो कचरा है तो किन यू तो उससे भी गया गुजरा है क्योंकि वो उसका हारा हुआ दुश्मन है। ये सुनते ही किन यू का गुस्सा फट पड़ता है और वो चैलेंज करता है कि 13वें की हिम्मत कैसे हुई। वो देखना चाहता है कि असली ट्रैश कौन है। किन ली मुस्कुराता है और कहता है कि अगर पिता इजाजत दे तो वो तैयार है। मू सू फेंग अपनी स्पिरिट से किन ली को स्कैन करता है और निराश होता है कि किन ली अभी भी 3rd लेयर पर है जबकि किन यू 4th लेयर पर है। उसे लगता है लड़का बस बातें बना रहा है। माहौल गर्म देकर मू योरान बीच में आती है और किन फादर से कहती है कि वो खुद इन दोनों भाइयों का मैच करवाएगी। किन फादर हाँ कर देते हैं और फेयर ड्यूल का ऐलान करते हैं। किन यू खुशी से स्टेज पर दौड़ता है और कहता है कि वो तैयार है। किन ली उसे हाथ के इशारे से आने के लिए उकसाता है। किन यू गुस्से में हमला करता है। किन ली हल्का सा साइड स्टेप लेता है और बचता है। वो वक्त पर हवा में ऊंचा जंप लगाता है और किन यू के खतरनाक हमले से बच जाता है। ये देखकर कि किन ली ने उसके अटैक को डॉज कर लिया है, किन यू तुरंत फायरबॉल आर्ट यूज करता है। इस वक्त किन ली मन ही मन किन यू की तारीफ करता है कि वो 2 साल पहले के मुकाबले काफी ज्यादा खतरनाक हो गया है। किन यू लगातार हमला करता रहता है और किन ली फुर्ती से बचता रहता है। भीड़ मजाक उड़ाती है कि किन ली बस भाग रहा है। किन फादर को चिंता होती है कि 13वां हारेगा। बचते हुए किन ली मुस्कुराता है और कहता है कि किन यू बस पागलों की तरह किलिंग मूव्स फेंक रहा है, उसे सही वक्त पर हमला करना भी नहीं आता, इसलिए वो उसे लड़ने के लायक नहीं है। अचानक किन यू की आंखों में डर दिखता है।
उसके पैरों के नीचे जमीन पर एक सैंड वॉर्टेक्स बन जाता है। वो उछलता है, लेकिन तभी किनली अपना एंटेंगलमेंट आर्ट यूज करता है। एक लंबी पेड़ की डाली तेजी से निकलती है और किन यू का पैर पकड़कर उसे वापस रेत के गड्ढे में खींच लेती है। रेत उसके शरीर को कवर कर लेती है। किनली ठंडे लहजे में कहता है कि स्पेल कास्टिंग के लिए सही टाइमिंग जरूरी होती है और किन यू की आपाखोनी कास्टिंग बेकार है। वो हमला जारी रखता है और क्विक सैंड आर्ट और एंटेंगलमेंट आर्ट का यूज करता है। डालियां और रेत किन यू को जकड़ लेती है। फिर किनली एक वाटर एरो बनाता है और ताना मारता है कि अब शायद किन यू को अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी बॉडी प्रोटेक्शन यूज करनी चाहिए। वो एरो छोड़ देता है। जैसा उसने सोचा था, किन यू तुरंत अपनी बॉडी प्रोटेक्शन एक्टिवेट कर लेता है। किनली रुकता नहीं है और लगातार हमला करता रहता है। इस वक्त किन यू के दोनों हाथ बुरी तरह बंधे हुए होते हैं। मौका देखते ही किनली तुरंत अपनी विंड वॉक आर्ट यूज करता है। वो अपने हाथ में स्पिरिट एनर्जी इकट्ठा करता है और एक तेज पाम स्ट्राइक सीधा किन यू के शरीर पर मारता है। चोट लगते ही किन यू के मुंह से खून निकल आता है। किनली हल्का सा मुस्कुराता है और क्विक सैंड आर्ट एक्टिवेट कर देता है। किन यू तेजी से रेत के ढेर के नीचे दबने लगता है। रेत की परत मोटी होती जाती है और उसे इस तरह जकड़ लेती है कि वो रिएक्ट भी नहीं कर पाता। इसके तुरंत बाद किनली वापस वाटर एरो यूज करता है। वो मन ही मन समझाता है कि सबसे जरूरी चीज स्पेल कास्टिंग की कोऑर्डिनेशन होती है। वो सोचता है कि भले ही स्पेल्स कमजोर हों, लेकिन अगर उन्हें एक चेन अटैक में सही से जोड़ा जाए तो उनका असर कई गुना बढ़ जाता है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, वो किन यू को चेतावनी देता है कि वो जल्दी से अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी बॉडी प्रोटेक्शन यूज करे, वरना वो पक्का मारा जाएगा। इसके बाद वो वाटर एरो छोड़ देता है। किन यू बिना हिचकिचाए तुरंत अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी बॉडी प्रोटेक्शन एक्टिवेट कर लेता है, लेकिन अंत में वो बुरी तरह थक चुका होता है और जोर जोर से सांसें ले रहा होता है। किन यू का हर एक दाव एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। स्पेल्स का कॉम्बिनेशन, गहरी टेक्निक्स और मूवमेंट टेक्निक्स मिलकर एक फ्लॉलेस लेवल तक पहुंच जाती हैं। जब किनली देखता है कि किन यू की बॉडी प्रोटेक्शन धीरे धीरे गायब हो रही है, तो वो हंसता है और याद दिलाता है कि ये दूसरी बार है और अब किन यू के पास ज्यादा स्पिरिचुअल पावर नहीं बची है। इस बार वो एंटेंगलमेंट आर्ट को और ज्यादा ताकत से यूज करता है। पेड़ की डालियां तुरंत किनयू के शरीर के नाजुक हिस्सों को कसकर जकड़ लेती हैं। किनली उसे जीत भरी नजरों से देखता है और कहता है कि वो आज उसे एक आखिरी दाव सिखाता है। वो उसे समझाता है कि कमजोर वो नहीं होते जिनका लेवल कम होता है, बल्कि जरूरी ये होता है कि इंसान मौके का फायदा उठाना जानता हो। इसके तुरंत बाद एक फायरबॉल सीधा किनयू की तरफ उड़ता है। किनली धीरे से ऐलान करता है कि किनयू हार चुका है। किनयू जिद करके अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी बॉडी प्रोटेक्शन यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में वो उस फायरबॉल की ताकत को रोक नहीं पाता। उसकी आंखों में साफ डर दिखाई देता है। लगातार इतने खतरनाक हमले झेलने के बाद उसकी बॉडी प्रोटेक्शन अब पहले जितनी मजबूत नहीं रह गई थी। किनयू की बॉडी प्रोटेक्शन फायरबॉल की ताकत के सामने पल भर में चकनाचूर हो जाती है। वो इतनी बुरी तरह पिटता है कि वो खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ता है। नीचे खड़े सभी नौजवान ये देखकर दंग रह जाते हैं। वो हैरानी से सोचते हैं कि ये तेरवा कब से स्पेल्स कास्ट करने में इतना माहिर हो गया। क्या ये वही कचरा है जिसे वो पहले जानते थे? ऊपर स्टेज पर बैठे पिता किन हुआ के चेहरे पर पछतावे की एक लकीर आ जाती है। वो मन ही मन सोचते हैं कि उन्होंने एक पिता होने के नाते तेरवे को कभी समझा ही नहीं और उसे कचरा समझते रहे। वो परेशान होकर सोचते हैं कि ऐसी कल्टीवेशन करने के लिए किन ली के पास कैसी काबिलियत होनी चाहिए। वो एहसास करते हैं कि किन ली ही असली जीनियस है, लेकिन उसके कमजोर टैलेंट की वजह से उन्होंने उस पर कभी ध्यान नहीं दिया और ये उनकी सबसे बड़ी बेवकूफी थी। दूसरी तरफ मू सू फैंग किन ली की परफॉर्मेंस से बेहद खुश दिखते हैं। वो सोचते हैं कि अगर उन्हें ऐसा दामाद मिल जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसी अरिस्टोक्रेटिक फैमिली से है या नहीं। वो मानते हैं कि अगर इस लड़के को थोड़ा वक्त दिया जाए तो ये पक्का हजारों लोगों के ऊपर खड़ा होगा और एक इलाके का शासक बनेगा। ये देखकर मू युरान का चेहरा शर्म से थोड़ा लाल हो जाता है। वो मुड़ती है और अपने पिता मू सू फैंग के कान में कुछ फुसफुसाती है। मू सू फैंग बड़े जोश के साथ किन फादर की तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं कि गुड नेफ्यू, किन ली की परफॉर्मेंस ने उनकी उम्मीदों को भी पीछे छोड़ दिया है। वो कहते हैं कि उनका यह ट्रिप बेकार नहीं गया। किन फादर राह की सांस लेते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें हमेशा डर था कि मिस मू इस मैरिज अलायंस में दिलचस्पी नहीं लेंगी। वो मू सू फैंग से पूछते हैं कि क्या इसका मतलब यह है कि उनकी भतीजी मू युरान ने अपने दिल में किसी को चुन लिया है। मू सू फैंग तुरंत जवाब देते हैं कि उन्हें लगता है कि किन ली सबसे सूटेबल है। किन फादर खुशी से सहमत हो जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, अगर ऐसा है तो वो इस रिश्ते को पक्का करते हैं। मू युरान शर्माते हुए हाँ करती है और कहती है कि वो अपने पिता और अंकल किन की बात मानेगी। लेकिन तभी किन ली बीच में बोल पड़ता है और अपने पिता को साफ मना कर देता है। वो कहता है कि वो माफी चाहता है, लेकिन वो इस शादी के लिए राजी नहीं हो सकता। किन फादर को लगता है कि उन्होंने शायद गलत सुना है, इसलिए वो दोबारा पूछते हैं कि उसने क्या चाहा। वो गुस्से में उसकी तरफ उंगली उठाते हैं और डांटते हुए कहते हैं कि वो अपनी बात दोहराए। किन ली अपनी बात पर अटल रहता है।
वो दृढ़ता से कहता है कि वो इस शादी के लिए हाँ नहीं कह सकता। ये सुनकर मू फादर और डॉटर दोनों को बुरा लगने लगता है। किन फादर गुस्से में धमकी देते हैं और उसे बदतमीज कहते हैं। वो पूछते हैं कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मना करने की। वो उसे दुष्ट बेटा कहते हैं और ऐलान करते हैं कि वो आज सबके सामने उसे सजा देंगे ताकि वो अंकल मू और मिस मू से माफी मांगे। लेकिन इस धमकी के बावजूद किनली बिल्कुल नहीं डरता। वो पलटकर पूछता है कि अगर वो माफी नहीं मांगेगा तो क्या पिता उसे जान से मार देंगे। ये सुनकर किन फादर का गला रुंध जाता है और वो कुछ बोल नहीं पाते। ये देखकर किन फैंग समझ जाता है कि मामला बिगड़ रहा है, इसलिए वो किन ली को बचाने की कोशिश करता है। वो पूछता है कि तेरवा ये क्या कर रहा है और पिता से ऐसे बात क्यों कर रहा है। लेकिन किन ली जवाब देता है कि सेकंड ब्रदर को निराश होना पड़ेगा क्योंकि उसके अपने कुछ प्लान्स हैं। इसके बाद वो इज्जत से अपने हाथ जोड़ता है और प्रणाम करता है। वो पिता को बताता है कि वो आज यहाँ कंपटीशन में हिस्सा लेने नहीं आया था, बल्कि वो सिर्फ फेयरवेल लेने आया था। वो कहता है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि बात यहाँ तक पहुंच जाएगी और मिस मू को गलतफहमी हो जाएगी। वो मिस मू से वहीं खड़े होकर माफी मांगता है। ये सुनते ही मू युरान के पूरे शरीर से एक ठंडा ऑरा निकलने लगता है। वो गुस्से में कहती है कि माफी की कोई जरूरत नहीं है, वो बस एक सवाल पूछना चाहती है। वो डांटते हुए पूछती है कि आखिर उसमें ऐसी क्या कमी है कि केन ली सबके सामने ये रिश्ता तोड़ रहा है। वो धमकी देती है कि अगर केन ली ने साफ साफ नहीं बताया तो वो आज यहाँ से जाने के बारे में सोचे भी ना। उसका ऑरा इतना ताकतवर होता है कि किन फादर भी डर के मारे कांपने लगते हैं। सिर्फ किन ली बिना डरे खड़ा रहता है। वो शांति से कहता है कि मिस मू ज्यादा सोच रही हैं। बात ये नहीं है कि मिस मू उसके लायक नहीं है, बल्कि सच ये है कि वो मिस मू के लायक नहीं है। मू योरान चढ़कर जवाब देती है कि वो इस वजह को नहीं मानती। किन ली चुपचाप अपने होंठ भींच लेता है। मू योरान का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो पूछती है कि क्या वो कुछ बोलेगा नहीं। किन ली उसे गहराई से देखता है और पूछता है कि क्या मिस मू सच में चाहती है कि वो बोले। मू योरान चढ़कर कहती है बोलो। तो किन ली सीधा सवाल पूछता है। वो पूछता है कि ये हस्बैंड सिलेक्शन क्या मिस मू का खुद का आइडिया था। मू युरान ईमानदारी से जवाब देती है कि ये माता पिता का हुक्म था और एक बेटी होने के नाते वो सिर्फ आज्ञा मान सकती है। किनली बात आगे बढ़ाता और कहता है कि इसका मतलब ये है कि मिस मू खुद इस शादी को बिल्कुल नहीं चाहती थी। ये शादी सिर्फ मू फैमिली एल्डर्स का आइडिया था। मू युरान हल्का सा सर हिलाकर हाँ करती है। किनली तुरंत समझाता है कि दरअसल जिस पल उसने मिस मू को देखा था उसे अंदाजा हो गया था कि वो इस शादी से खुश नहीं है। वो कहता है कि यही वजह थी कि कंपटीशन के दौरान मिस मू इतनी बोर और अनइंटरेस्टेड लग रही थी। वो बस अपने पिता की खुशी के लिए वहां बैठी थी। लेकिन मू युरान बचाव करते हुए कहती है कि वो इसलिए अनइंटरेस्टेड थी क्योंकि उन्हें कोई सूटेबल पर्सन नहीं मिला था। किनली मू युरान की बात सुनकर तुरंत उनके इरादों को भांप लेता है। किनली सीधा कहता है कि क्योंकि मिस मू ने उसे चुना है तो वो उनके इस फैसले के पीछे का सच बताने की इजाजत चाहता है। वो खुद पर ताना मारते हुए कहता है कि दुनिया उसे हमेशा से कचरा कहती आई है। वो गुस्से में गुर्राता है और आरोप लगाता है कि भले ही वो जीतता या हारता, मिस मू ने हर हाल में उसे ही चुना होता। वो खुलासा करता है कि ऐसा इसलिए नहीं है कि मिस मू को उससे कोई प्यार है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो उसे इस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट से बचने के लिए एक शील्ड की तरह इस्तेमाल करना चाहती हैं। जब मू युरान सफाई देने की कोशिश करती हैं तो वो उन्हें रोक देता है और अपनी बात पूरी करता है। वो लॉजिक देता है कि मू फैमिली एक अरिस्टोक्रेटिक फैमिली है और मिस मू एक रेयर टैलेंट है। ऐसे में ये छोटी सी किन फैमिली उनके स्टेटस के लायक कैसे हो सकती है। वो उनका असली प्लान सबके सामने रखता है। वो बताता है कि शादी के बाद अगर वो मू फैमिली में जाता है तो मिस मू जब चाहे उसे घर से निकाल सकती हैं। इस तरह वो अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं करेंगी और बिना शादी की अपनी रेपुटेशन भी बचा लेंगी। किनली उनकी आंखों में देखकर पूछता है कि क्या उसका अनुमान सही नहीं है। ये सुनकर मू युरान घबरा जाती हैं और उनके पास कोई जवाब नहीं होता। पिता मू सुइफेंग हैरानी से अपनी बेटी से पूछते हैं कि क्या उसने सच में यही सोचा था। मू युरान शर्मिंदा होकर अपने होंठ काटने लगती हैं और कुछ नहीं बोलती, जिससे साबित हो जाता है कि किनली का शक सही था। इस हरकत पर मू सुइफेंग गुस्सा हो जाते हैं और मिस मू को अनफिलियल कहते हुए डांटते हैं कि उन्होंने आज अपने पिता को शर्मिंदा कर दिया। तभी किन हुआ बीच बचाव करने आते हैं। वो मू सुइफेंग को शांत करते हैं और सारा इल्जाम अपने बेटे पर डाल देते हैं कि उसने उनके अच्छे इरादों पर पानी फेर दिया। ये सुनकर किनली एक ठंडी और दर्द भरी हंसी हंसता है। वो अपने पिता को देखता है और याद दिलाता है कि उसकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी। वो शिकायत करता है कि पिछले 16 सालों से वो सिर्फ अपने पिता का थोड़ा सा प्यार चाहता था, लेकिन बदले में उसे सिर्फ बेइज्जती मिली। वो दुख के साथ बताता है कि पिछले 10 सालों में पिता ने एक बार भी मुड़कर उसे नहीं देखा, यहाँ तक कि वो अपने बेटे का नाम तक भूल गए थे। किनली टूटे हुए दिल से कहता है कि अब वो उनके झूठे प्यार और अच्छे इरादों की उम्मीद छोड़ चुका है। वो पिता से एक चुभने वाला सवाल करता है कि अगर आज मिस मू ने उसे ना चुना होता तो क्या पिता तब भी इतने गुस्सा होते। ये कड़वा सच सुनकर किन फादर शर्मिंदा होकर अपना सर झुका लेते हैं। किनली वहीं घुटनों पर बैठ जाता है और आखिरी बार सफाई देता है। वो बताता है कि वो आज यहाँ कंपटीशन के लिए नहीं बल्कि सिर्फ विदाई लेने आया था। अगर सेकंड ब्रदर ने जिद न की होती तो ये तमाशा होता ही नहीं। वो जमीन पर सर रखकर गिड़गिड़ाता है कि वो अब इस परिवार में नहीं रहना चाहता। जाने से पहले वो पिता को 18 साल पालने के एहसान के लिए शुक्रिया कहता है। फिर किनली धीरे से खड़ा होता है और वादा करता है कि जब फ्यूचर में वो अपना नाम बना लेगा तो वापस आकर इस कर्ज को जरूर चुकाएगा। इसके बाद वो अपना झोला उठाता है और बिना पीछे मुड़े वहां से निकल जाता है।
रास्ते में वो सोचता है कि वो अपने ही भाइयों की नफरत और इन बड़े घरों के खोखले रूल से थक चुका है। वो बस एक नया आसमान ढूंढना चाहता है, भले ही रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। इसी तरह किनली अकेला अपनी नई यात्रा शुरू करता है और मन में सोचता है कि अब से नीला आसमान उसका साथी है और आजादी उसकी मंजिल। कुछ वक्त बाद सीन शांग्युआन एंशिएंट सिटी में शिफ्ट होता है। किनली एक इन के सामने खड़ा होता है। कमरा बहुत छोटा होता है, लेकिन मालिक उससे 30 स्पिरिट स्टोन्स मांग रहा होता है। इन कीपर उसे धक्का देता है और बदतमीजी से कहता है कि यही रेट है, अगर पैसे नहीं है तो वो वहां से दफा हो जाए। किनली कोशिश करता है और अपनी जेब से एक लो ग्रेड स्पिरिट गैदरिंग पिल निकालता है। वो पूछता है कि क्या वो पैसे की जगह इस पिल से किराया भर सकता है, लेकिन इनकीपर गुस्से में उसे गाली देता है और कहता है कि बिना स्पिरिट स्टोन्स के यहाँ कोई काम नहीं होगा। किनली वहां से निराश होकर चला जाता है। उसे एहसास होता है कि बाहर की दुनिया में बिना पैसे और ताकत के कोई इज्जत नहीं है। अचानक पीछे से एक आवाज आती है जो उसे पुकारती है। वो पलटकर देखता है तो एक अजनबी खड़ा होता है जो पूछता है कि क्या उसे स्पिरिट स्टोन्स की सख्त जरूरत है। किनली शक की नजरों से पूछता है कि उस आदमी को क्या चाहिए। वो अजनबी हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है कि उसने देखा कि किनली को अभी इनमें परेशानी हो रही थी और उसे लगता है कि वो इस शहर में नया है। किनली सतर्क होकर पीछे हटता है और कहता है कि वो नया है या पुराना, इससे उस आदमी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वो ठग उसे जाने नहीं देता। वो बड़े प्यार से समझाता है कि वो मदद करना चाहता है। वो कहता है कि क्योंकि इन कीपर ने पिल नहीं ली तो क्यों ना किनली वो पिल उसे बेच दे। किनली अपनी कीमत बताता है, एक पिल के 5 स्पिरिट स्टोन्स। वो आदमी तुरंत सर हिलाकर मना कर देता है और झूठ बोलता है कि यहाँ का रेट 2 स्पिरिट स्टोन्स पर पिल से ज्यादा नहीं है। मजबूरी में किनली मान जाता है, लेकिन कहता है कि उसे पूरा रेंट भरना है, इसलिए उसे काफी स्टोन्स चाहिए। वो आदमी किनली की कमर पर बंधे पाउच को लालच भरी नजरों से देखता है और समझ जाता है कि वहां और भी पिल्स है। वो चालाकी से कहता है कि उसके पास अभी जेब में इतने स्टोन्स नहीं है। वो किनली को अपने घर चलने का ऑफर देता है और वादा करता है कि वो वहां सारी पिल्स खरीद लेगा। किनली पहले हिचकिचाता है और कहता है कि वो यहीं इंतजार करेगा। वो आदमी खुद जाकर स्टोन्स ले आए, लेकिन वो ठग उसे डराता है। वो कहता है कि अंधेरा हो रहा है और उसका घर दूर वेस्ट सिटी में है। अगर वो अकेला गया तो रात में वापस आते वक्त रात हो जाएगी और यहाँ की सड़कें रात में सेफ नहीं होती। किनली मजबूरी में हाँ कर देता है और उसके पीछे चल पड़ता है। कुछ देर चलने के बाद अंधेरा होने लगता है और किनली को खतरा महसूस होता है। वो रुक जाता है और पूछता है कि वो लोग आखिर कहाँ जा रहे हैं। वो आदमी उसे एक सुनसान दरवाजे के पास ले जाता है और कहता है कि उसका घर यही है। किनली सावधानी बरतते हुए अंदर जाने से मना कर देता है। वो अपनी 18 स्पिरिट गैदरिंग पिल्स का हिसाब लगाता है और कहता है कि वो बाहर ही रुकेगा। वो आदमी अंदर जाकर पैसे ले आए। उस आदमी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आती है। वो कहता है कि ठीक है। वो समझ सकता है कि किनली नया है इसलिए डर रहा है। वो उसे वहीं रुकने का बोलकर अकेले दरवाजे के अंदर चला जाता है। कुछ देर बाद दरवाजे के अंदर से उस अजनबी के चिल्लाने और गाली देने की आवाजें आती हैं। वो चीखता है कि किस चोर ने उसके सामान को हाथ लगाया है। अंदर से टूटे हुए कांच और चीजें उड़ती हुई किनली की तरफ आती हैं। किनली चिंता में पड़ जाता है और बिना सोचे अंदर दौड़ता है। जैसे ही वो अंदर पहुंचता है, एक जलता हुआ आग का गोला तेजी से उसकी तरफ आता है। किनली तुरंत डॉज करता है और समझ जाता है कि ये फायरबॉल आर्ट है। तभी छत पर एक अजीब सा आदमी दिखाई देता है। इसके तुरंत बाद एक और आदमी भी वहां आ जाता है और हंसता है कि किनली आखिरकार अंदर आ ही गया। किनली रिफ्लेक्स से अपनी गर्दन घुमाता है। चौथा ब्रदर और दूसरा ब्रदर आराम से चलते हुए आगे आते हैं। दूसरा ब्रदर ताना मारता है कि ये लड़का तो बिल्कुल रुकी लगता है, इसके पास तो कोई प्रोटेक्टिव आर्मर भी नहीं है। वो हैरानी से पूछता है कि इसके पास इतनी सारी पिल्स कहां से आई होंगी। चौथा ब्रदर हंसता है और कहता है कि उसे कमजोर ना समझो, ये लड़का एक बार में 18 स्पिरिट गैदरिंग पिल्स निकाल सकता है, तो इसके पास और भी अच्छा माल होगा। वो खुश होकर कहता है कि वैसे भी एल्डेस्ट ब्रदर काफी वक्त से गायब हैं और उनकी पिल्स खत्म हो रही हैं। अब जब ये लड़का खुद उनके दरवाजे पर आया है तो शर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि किनली डर रहा होता है, फिर भी वो उन्हें धमकाने की कोशिश करता है। वो पूछता है कि क्या वो शहर के अंदर लोगों को मारने की हिम्मत करते हैं, क्या उन्हें डर नहीं है कि कोई देख लेगा। दूसरा ब्रदर ठंडी हंसी हंसता है और उसे भोला भाला कहता है। वो समझाता है कि शैंगुएन एंशिएंट सिटी का नियम है कि कमजोर को ताकतवर मार देता है। वो आवाज धीमी करके बताता है कि यहाँ हर घर एक कल्टीवेटर का है और सबके पास फॉर्मेशन एरेज होते हैं जो आवाज और एनर्जी को बाहर जाने से रोकते हैं। वो इशारा करता है कि हर लैंटर्न पर एक टैलिस्मैन लगा हुआ है। किनली हैरानी से उन टैलिस्मैन्स को देखता है। चौथा ब्रदर चिल्लाता है कि बातें बंद करो और काम खत्म करो। दूसरा ब्रदर तुरंत किनली पर फायरबॉल आर्ट लॉन्च करता है। किनली ठंडे दिमाग से अपना हाथ घुमाता है और काउंटर अटैक करता है। फायरबॉल तुरंत गायब हो जाता है। दूसरा ब्रदर अपने ऑरा शील्ड से किनली के हमले को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। किनली की आंखों में एक अजीब सी रोशनी आती है। वो आदमी समझ जाता है कि ये ईगल आई आर्ट है, लेकिन किनली की चालाकी ये थी कि ईगल आई आर्ट सिर्फ एक धोखा था। उसने वाटर एरो आर्ट और ईगल आई आर्ट के कास्टिंग स्टाइल को मिला दिया था ताकि दुश्मन कंफ्यूज हो जाए। जब दूसरे ब्रदर का ध्यान भटकता है, किनली मौके का फायदा उठाकर अपना असली हमला करता है।
वो आदमी चीखता है और अपने भाई को बचाने के लिए बुलाता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। किनली का हमला सीधा उसके आर पार हो जाता है। खून की बूंदें टपकने लगती हैं और वो आदमी जमीन पर गिर जाता है। दूसरी तरफ चौथा ब्रदर भी वाइन से बुरी तरह बंध जाता है। वो गुस्से में दांत पीसता है और सोचता है कि ये लड़का बहुत चालाक है। ईगल आज 8 हमले के लिए नहीं बल्कि धोखा देने के लिए यूज किया गया था। किनली भी थक चुका होता है। वाइन्स चौथे ब्रदर को और कसने लगती हैं। चौथा ब्रदर सोचता है कि ईगल आई 8 खतरनाक नहीं है, बल्कि डरावनी बात यह है कि इस लड़के की कास्टिंग टाइम बहुत तेज है। जमीन पर गिरा दूसरा ब्रदर दर्द में कराहता है और अपने भाई से टैलिस्मैन यूज करने को कहता है। यह सुनकर किनली गुस्सा हो जाता है और कहता है सपने में भी नहीं। वो तुरंत वाटर एरो आर्ट यूज करके उनके फायरबॉल को रोकता है और अगला तीर सीधा चौथे ब्रदर पर मारता है। दूसरा ब्रदर लाचारी से देखता है कि उसका भाई बुरी तरह पिट रहा है। चौथा ब्रदर चीख भी नहीं पाता और जमीन पर गिरकर मर जाता है। अब दूसरे ब्रदर को अपनी असली हालत का एहसास होता है। वो किनली की तरफ रेंगता हुआ आता है और गिड़गिड़ाता है। वो माफी मांगता है और कहता है कि वो गलत था, उसे ना मारा जाए। लेकिन किनली उसकी बकवास पर ध्यान नहीं देता। वो ठंडे दिमाग से अपना हाथ उठाता है और अगले ही पल उसे भी मार देता है। मरने से पहले वो आदमी गाली देने की कोशिश करता है, लेकिन उसके शरीर से खून का फव्वारा निकलता है और वो मर जाता है। किनली अपने हाथ को देखता है जो बुरी तरह कांप रहा होता है। वो जोर जोर से सांसें लेता है और सोचता है कि उसे यहां से जल्दी निकलना होगा। अचानक उसकी नजर दूसरे ब्रदर की बॉडी पर किसी चीज पर पड़ती है। वो पास जाकर देखता है और हैरान रह जाता है। वो एक कैनकुन पाउच यानी स्टोरेज बैग होता है। सीन बदलता है और किनली अपने कमरे में वापस आ चुका होता है। वो अपनी उंगली काटकर खून निकालता है ताकि वो उस कैनकुन पाउच पर ब्लड बाइंडिंग कर सके। ब्लड बाइंडिंग बहुत आसान होती है, बस थोड़ा सा खून और स्पिरिचुअल सील चाहिए होती है। क्योंकि किनली अब स्पिरिचुअल वॉइड रेल्म की 3rd लेयर पर है, ये उसके लिए मुश्किल नहीं होता। खून सोखने के बाद पाउच खुल जाता है। अंदर ढेर सारे टैलिस्मन्स, मेडिसिनल पिल्स, एक कमांड टोकन, एक सीक्रेट मैनुअल और दर्जनों स्पिरिट स्टोन्स मिलते हैं। इतना सारा खजाना देखकर किनली का लोगों को मारने का दुख तुरंत गायब हो जाता है। वो सबसे पहले अपनी गलती से सीख लेता है। वो खुद से वादा करता है कि एक गलती जो एक बार हो गई वो दोबारा नहीं होनी चाहिए। वो सोचता है कि अगर वो सावधान नहीं रहा तो 100 जानें भी कम पड़ जाएंगी। वो आह भरता है और सोचता है कि वो शैंगवान सिटी इसलिए आया था ताकि कल्टीवेशन वर्ल्ड के करीब आ सके, लेकिन पहले ही दिन उसकी जान जाने वाली थी। वो कसम खाता है कि अब से वो किसी भी अजनबी पर भरोसा नहीं करेगा। इसके बाद वो वापस सड़क पर निकलता है। अचानक उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। एक आदमी गुस्से में चिल्ला रहा होता है कि एक मिड ग्रेड की गैदरिंग पिल के 30 स्टोन्स, ब्लैक मार्केट में तो ये सिर्फ 10 में मिलती है। दुकानदार सफाई देता है कि अगर ब्लैक मार्केट में सस्ती है तो वो वहीं चला जाए, यहां प्राइस कम नहीं होगा। वो आदमी और उसका ब्लॉन्ड साथी परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो अभी ब्लैक मार्केट नहीं जा सकते। किनली मौका देखता है और उनके पास जाता है। वो एक झूठी मुस्कान के साथ कहता है कि उसने सुना उन्हें मिड ग्रेड पिल्स चाहिए। वो बताता है कि उसके पास कुछ पिल्स हैं। वो आदमी उसे शक की नजरों से देखता है और कहता है कि इसके पास तो कैनकुन पाउच भी नहीं है, ये पिल्स कहां से लाएगा। किनली सर खुजाता है और भोला भाला होने का नाटक करता है। वो झूठ बोलता है कि उसे कुछ दिन पहले ये पिल्स मिली थी, लेकिन क्योंकि इस शहर में बिना पैसे के कुछ नहीं होता, वो मजबूरी में इन्हें बेच रहा है। वो ऑफर देता है कि ब्लैक मार्केट में 10 स्टोन्स है, वो उन्हें 12 स्टोन्स में दे देगा। वो आदमी अभी भी खुश नहीं होता और कहता है कि 12 महंगा है। किनली दुखी होने का नाटक करता है और कहता है कि 11 स्टोन्स, इससे कम नहीं होगा। वो बताता है कि उसके पास सिर्फ 4 पिल्स हैं। वो आदमी खुश हो जाता है और कहता है कि 11 स्टोन्स ठीक है, डील पूरी होती है। वो आदमी खुश होकर कहता है कि 4 पिल्स तो एक दिन के लिए भी काफी नहीं है। वो अपना पता बताता है, नंबर 19 यानजाओ ईस्ट सिटी, और कहता है कि अगर और पिल्स हो तो वो वहीं मिलेगा। किनली सर झुकाकर झूठ बोलता है कि वो तो बस एक कमजोर कल्टीवेटर है, वो और पिल्स कहां से लाएगा। वो आदमी चला जाता है और किनली पीछे से धीरे से कहता है, अपना ख्याल रखना। एक पल बाद किनली के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आ जाती है और उसकी आंखों में संतुष्टि दिखाई देती है। वो मन ही मन सोचता है कि उसके पास सिर्फ वो कैनकुन पाउच ही नहीं है, बल्कि उसके पास बेचने के लिए और भी मिड ग्रेड की गैदरिंग पिल्स है। वो मानता है कि भले ही ये पहली डील काफी रैंडम थी, लेकिन इसे एक सफलता कहा जा सकता है। वो याद करता है कि पिछली रात जब उसने उस मरे हुए आदमी का पाउच चेक किया था तो उसे मेडिसिनल पिल्स की 2 शीशियां मिली थीं। पहली शीशी में मिड ग्रेड की गैदरिंग पिल्स थीं। किनली अनुमान लगाता है कि ये पिल्स जरूर किसी रिटर्न टू ट्रूथ रेल्म के मास्टर ने रिफाइन की होंगी। वो समझता है कि पिछली पिल्स के मुकाबले ये अलग है क्योंकि स्टार डिस्क द्वारा रिफाइन होने की वजह से ये मिड ग्रेड बन गई हैं। वो एक प्लान बनाता है कि अगर वो सस्ते दाम में इंग्रेडिएंट्स खरीद सके
और उन्हें खुद रिफाइन करे तो ये एक परफेक्ट ट्रांजैक्शन बन सकता है जिससे वो मोटा मुनाफा कमा पाएगा। हालांकि उसे अफसोस होता है कि दूसरी शीशी में कौन सी पिल्स हैं ये उसे समझ नहीं आता। वो याद करता है कि जब उसने एक पिल बाहर निकाली थी तो उसकी तेज खुशबू तुरंत पूरे कमरे में फैल गई थी, इसलिए उसे मजबूरी में वो वापस रखनी पड़ी थी। इसके अलावा उसे वहां एक 5 एलिमेंट्स एग्जॉशन सीक्रेट मैनुअल भी मिलती है। सिस्टम बताता है कि ये 5 एलिमेंट्स एग्जॉशन टेक्निक के लिए एक सेल्फ कल्टीवेशन मेथड है, लेकिन किनली निराश होता है क्योंकि ये टेक्निक पर्पल सन आर्ट जितनी अच्छी नहीं है। वो देखता है कि इससे सिर्फ स्पिरिचुअल वॉइड रेल्म की 4th लेयर तक ही कल्टीवेट किया जा सकता है। वो सोचता है कि शैंगवान एंशिएंट सिटी में हर जगह मार्केट्स हैं, न सिर्फ इनर सिटी में बल्कि आउटर सिटी में भी। वो एहसास करता है कि जो चीज़ पहले उसके लिए सरदर्द थी कि माल कहाँ से लाए और कहाँ बेचे, उसका जवाब अब उसके पास है, और वो है ब्लैक मार्केट। इसके बाद वो टैलिस्मैन आर्ट्स कंपेंडियम पढ़ना शुरू करता है जो मैजिक जैसा है। वो समझता है कि ये एक ऐसी कला है जहां कल्टीवेटर्स कुछ खास तरीकों से हेवन और अर्थ के सिद्धांतों को समझते हैं। किताब बताती है कि टैलिस्मन्स दरअसल वो सिंबल हैं जो पुराने जमाने के लोगों ने छोड़े थे, जिनके बारे में माना जाता है कि वो हेवन और अर्थ से कनेक्ट कर सकते हैं। इन सिंबल्स के जरिए एक इंसान दुनिया से जुड़ सकता है, हेवनली सीक्रेट्स को अट्रैक्ट कर सकता है और हेवनली माइट का इस्तेमाल करके बेमिसाल ताकत पैदा कर सकता है। किन ली टैलिस्मैन की प्रैक्टिस करने लगता है ताकि वो विल ऑफ हेवन को समझ सके और सीधा हेवनली डाउ का सामना कर सके। वो समझता है कि टैलिस्मैन आर्ट्स का सार बिल्कुल मेंटल टेक्निक्स और बॉडी एंड की टेम्परिंग जैसा ही है, जिसके बहुत सारे फायदे हैं। इसके बाद किन ली उस मरे हुए आदमी के पाउच से 12 टैलिस्मैन्स निकालता है और उन्हें कंपेयर करता है। वो सीखता है कि दुनिया में टैलिस्मैन्स ग्रेड 1 से ग्रेड 9 तक डिवाइड होते हैं। ग्रेड जितना ऊंचा होगा ताकत उतनी ज्यादा होगी। हालांकि किताब के मुताबिक 10th, 11th और 12th ग्रेड के टैलिस्मैन्स भी होते हैं जो और भी ज्यादा ताकतवर होते हैं, लेकिन ये बस एक लेजेंड है जिसे अभी वेरीफाई करना बाकी है। वो समझता है कि अगर फंक्शन के हिसाब से देखा जाए तो टैलिस्मैन्स मुख्य रूप से 4 तरह के होते हैं, जो कि ऑफेंसिव, डिफेंसिव, सपोर्टिव और सोल टैलिस्मैन्स हैं। वो सोचता है कि पहले 3 तो समझने में आसान है, लेकिन सोल टैलिस्मैन्स थोड़े अलग हैं और इन्हें बहुत इज्जत दी जाती है। वो कल्पना करता है कि अगर सेम लेवल के 2 कल्टीवेटर्स लड़ रहे हों और एक अचानक बीस्ट सोल को समन कर ले तो ये एक एक्स्ट्रा हेल्पर होने जैसा होगा, जिससे लड़ाई आसान हो जाएगी। इसलिए वो मानता है कि सोल टैलिस्मैन्स सबसे बेहतरीन है और कल्टीवेटर्स इन्हें बाकी टाइप्स से ज्यादा पसंद करते हैं। बाकी बातें छोड़कर वो उन 12 टैलिस्मैन्स का हिसाब लगाता है जो उसने लूटे थे। उसमें 5 फायर बॉल टैलिस्मैन्स, 4 वाटर एरो टैलिस्मैन्स, 1 लेविटेशन टैलिस्मैन, 1 इनविजिबिलिटी टैलिस्मैन और आखिर में एक प्रिजन केज टैलिस्मैन शामिल था। वो हिसाब लगाता है कि 12 में से 9 ऑफेंसिव है, जबकि लेविटेशन और इनविजिबिलिटी सपोर्टिव है। सिर्फ प्रिजन केज टैलिस्मैन ही एक सोल टैलिस्मैन है। वो जानता है कि इसके अंदर मशहूर प्रिजन केज ग्रास डीमन फ्लावर की गोस्ट सोल है, जो लड़ाई के दौरान बदल सकती है और दुश्मन को जकड़ सकती है। वो खुश होता है कि ये एंटैंगलमेंट आर्ट के क्विक सैंड ट्रैप से कहीं ज्यादा असरदार है। काफी देर प्रैक्टिस करने के बाद किनवी उस किताब को बंद करता है और संतुष्टि से मुस्कुराता है। वो सोचता है कि ब्लैक मार्केट की जानकारी लेने के लिए इस किताब पर 5 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स खर्च करना वसूल हो गया। अब क्योंकि उसके पास टैलिस्मैन्स है, वो स्पिरिट स्टोन्स कमाने का प्लान लागू करने का सोचता है। वो खुद से कहता है कि वो बस हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता। वो मानता है कि हेवन ने उसे खजाना पाने का इतना अच्छा मौका बड़ी मुश्किल से दिया है। अगर वो इसका फायदा नहीं उठाएगा तो ये खुद के साथ नाइंसाफी होगी। इसके बाद वो बड़े आराम से बाहर निकल जाता है। सीन सिटी के साउथ में ब्लैक मार्केट में शिफ्ट होता है। किनली वहां एक साइन बोर्ड लेकर आता है और अपने लिए एक जगह स्पॉट करता है। वो मन ही मन हिसाब लगाता है कि ब्लैक मार्केट में लोग या तो अपनी किस्मत आजमाने आते हैं या फिर वो लोग आते हैं जिनके पास बेचने के लिए सेकंड हैंड सामान होता है। वो देखता है कि वहां डिस्प्ले पर रखी ज्यादातर चीजें महंगी नहीं है। एक मामूली की गैदरिंग पिल वहां 2 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स में खरीदी जा सकती थी। हालांकि ये दाम रेगुलर मार्केट से आधा था, लेकिन अगर कोई इसे 3 स्टोन्स में बेचता तो लोग तुरंत उसे ढूंढते हुए आ जाते। जल्द ही एक कस्टमर वहां आता है और पूछता है कि वो पिल कितने में बेच रहा है। किनली बिना हिचकिचाए फैसला सुनाता है कि उस पिल का दाम 3 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स है और इसमें कोई मोलभाव नहीं होगा। अपना मकसद पूरा होने के बाद वो अपना साइन बोर्ड उठाता है और वहां से निकल जाता है। दिन में मिड ग्रेड की गैदरिंग पिल बेचने से जो मुनाफा हुआ था और कीनकुन पाउच से मिले हुए पैसे मिलाकर उसने जल्दी से 25 लो ग्रेड की गैदरिंग पिल्स और मेरिडियन प्रोटेक्टिंग पिल्स खरीद ली। वो हिसाब लगाता है कि जब तक वो इन 25 पिल्स को रिफाइन कर लेगा उसे कोई नुकसान नहीं होगा और इन्हें बेचने के बाद उसके पास अच्छा खासा बचत बचेगा। पिल्स खरीदने के बाद किनली तुरंत अपने इन में वापस आता है और पूरी रात उन्हें रिफाइन करता रहता है। नतीजा ये निकलता है कि वो 10 मिड ग्रेड पिल्स को सफलतापूर्वक रिफाइन कर लेता है। वो जानता है कि मार्केट में मिड ग्रेड पिल्स का दाम 15 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स पर पिल है, जो कि काफी ज्यादा है। जल्द ही दूसरा दिन आ जाता है। किनली बड़े जोश के साथ
फर्स्ट ग्रेड कॉल्ड्रन नाम की दुकान पर जाता है। वो धीरे से अंदर कदम रखता है। दुकान का मैनेजर आगे आकर उसका स्वागत करता है और पूछता है कि ऑनर्ड कस्टमर क्या देखना चाहेंगे। किनली जवाब देता है कि वो कुछ पिल्स बेचना चाहता है और वो उनके शॉपकीपर को ढूंढ रहा है। मैनेजर बड़े अदब से उसे रास्ता दिखाता है और अंदर ले जाकर शॉपकीपर को बताता है कि कोई उनसे मिलने आया है। ये शॉपकीपर फर्स्ट ग्रेड कॉल्ड्रन का मालिक जू सोंगची होता है। वो पूछता है कि जनाब को उनसे क्या काम है। किनली सीधा मुद्दे पर आता है। वो कहता है कि वो कुछ पिल्स बेचना चाहता है और दाम के बारे में बात करना चाहता है। जू सोंगची पूछता है कि वो किस तरह की बिल्स बेच रहा है और कितनी क्वांटिटी में। किनली आसपास देखता है और फिर धीमी आवाज में कहता है कि वो एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के बारे में बात करना चाहता है, इसलिए क्या वो कहीं अकेले में बात कर सकते हैं। जू सोंगची थोड़ा हैरान होता है लेकिन फिर उसे सम्मान के साथ अंदर ले जाता है। बातचीत के बाद एक डील पकी होती है। तय होता है कि हर 3 दिन में किनली कम से कम 10 मिड ग्रेड पिल्स प्रोवाइड करेगा और जू सोंगची उसे हर पिल के बदले 12 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स देगा। शर्त यह रखी जाती है कि किनली की पहचान किसी को नहीं बताई जाएगी। क्योंकि जू सोंगची को इस डील से फायदा हो रहा था, वो तुरंत मान जाता है। उस दिन के बाद से किनली को कभी पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ी। की गैदरिंग पिल्स और मेरिडियन प्रोटेक्टिंग पिल्स की मदद से किनली की कल्टीवेशन स्पीड और भी तेज हो जाती है। सिर्फ 3 महीनों में वो स्पिरिचुअल वॉइड रेल्म के 4th लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लेता है। जैसे जैसे स्पिरिट स्टोन्स और पिल्स की संख्या बढ़ती जाती है, कुछ पुरानी चीजें बेकार हो जाती हैं। वो अपनी पुरानी 5 एलिमेंट्स एग्जॉशन मैनुअल को ब्लैक मार्केट में बेच देता है और उसके बदले एक 9 कनेक्शंस फिस्ट मैनुअल और एक शॉर्ट स्वॉर्ड खरीद लेता है। लेकिन किनली ने कभी नहीं सोचा था कि उसका ये छोटा सा अनजाने में किया गया काम उसके लिए मुसीबत बन जाएगा। सीन बदलता है और हम शैंगुएन सिटी के बाहर के इलाका में पहुंचते हैं। किनली की मूवमेंट्स अब पहले से कहीं ज्यादा फुर्तीली हो गई हैं। उसके हाथ एनर्जी को और भी स्थिरता से कंट्रोल करने लगे हैं। वो मन ही मन सोचता है कि 9 कनेक्शंस फिस्ट को मास्टर करने के लिए इंसान को की के 9 इंटरकनेक्टेड पाथवेज के लगातार बहाव को समझना पड़ता है, तभी शरीर एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल तक पहुंच सकता है। वो एनालाइज करता है कि अभी उसने सिर्फ 6 पाथवेज को कल्टीवेट किया है, लेकिन वो अभी भी पूरी फिस्ट टेक्निक को ढंग से जोड़ नहीं पा रहा है। उसे चिंता होती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये उसकी फ्यूचर कल्टीवेशन में छोटी छोटी कमियां पैदा कर देगा। जब वो गहरी सांस ले रहा होता है और सोच रहा होता है कि उसे क्या करना चाहिए, तभी पीछे से एक लड़की की आवाज आती है। वो लड़की शिकायत कर रही होती है कि वन आइड स्वॉर्म फ्रॉग बहुत चालाक है और उनके पास लोगों की कमी है, तो उसे पकड़ने में बहुत वक्त लगेगा। उसके साथ ही वेई जियान तुरंत जवाब देते हैं कि उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए। वो समझाता है कि भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो कोशिश करते हैं। जब तक वो मिलकर काम करेंगे वो उसे जरूर पकड़ लेंगे। अचानक वेई जियान की नजर किनली पर पड़ती है। वो आगे आकर किनली को रुकने का निवेदन करता है। किनली उलझन में पूछता है कि क्या बात है। वेई जियान बताता है कि वो लोग उस स्वॉम्प में वन आइड स्वॉर्म फ्रॉग ढूंढने जा रहे हैं, लेकिन उनके पास लोगों की कमी है। वो ऑफर देता है कि वो किनली को 5 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स देंगे और पूछता है कि क्या वो इसमें दिलचस्पी रखता है। किनली ठंडे दिमाग से इनकार कर देता है और कहता है कि उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। तीसरा साथी यूशी होंग घमंड से हंसता है। वो वेई जियान को सलाह देता है कि वो किनली को जाने दे। वो लॉजिक देता है कि किनली की उम्र उनसे कम लगती है और उसका कल्टीवेशन लेवल भी ज्यादा नहीं होगा, इसलिए वो उनके काम में मदद करने की बजाय मुसीबत बन सकता है। लेकिन वेई जियान हार नहीं मानता और फिर से आग्रह करता है। वो समझाता है कि पूरे 5 स्पिरिट स्टोन्स मिलेंगे और काम बहुत आसान है। लड़की यूरुओ लाचारी से वेई जियान को कहती है कि वो अब जिद छोड़ दे, क्योंकि सबकी अपनी मर्जी होती है। इसके बाद वेई जियान मजबूरी में मान जाता है और अफसोस जताता है। अचानक एक घमंडी आवाज उन्हें रुकने का हुक्म देती है। उनके पीछे 3 अजीब आदमी दिखाई देते हैं। उनका लीडर अपने हाथ में पकड़े कागज को देखता है और फिर सामने खड़े किनली से मिलाता है। वो लोग आपस में कंफर्म करते हैं कि ये वही लड़का है जो ड्राइंग में बना है। वो पहचान लेते हैं कि ये वही है जिसने वो सीक्रेट मैनुअल बेची थी। किनली तुरंत सतर्क हो जाता है जैसे ही वो सीक्रेट मैनुअल शब्द सुनता है। उनमें से एक आदमी अपनी तलवार निकालता है और हुक्म देता है कि लड़के ने उन्हें बहुत ढूंढवाया है, इसलिए वो लोग उसे पकड़ लें। वो तीनों तेजी से किनली पर हमला करने के लिए दौड़ते हैं। क्योंकि ये अचानक हुआ था, किनली हैरान रह जाता है और वक्त पर रिएक्ट नहीं कर पाता। वो मन में सोचता है कि उसे समझ नहीं आ रहा ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। वो लाचारी से सोचता है कि वो बुरी तरह फंस गया है। उसे पछतावा होता है कि वो ज्यादा ही लापरवाह हो गया था और उसे वो 5 एलिमेंट्स एग्जॉशन मैनुअल नहीं बेचनी चाहिए थी। अचानक कोई उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है ताकि उन दुश्मनों का सामना कर सके। ये वेई जियान होता है जो खतरे की परवाह किए बिना अपनी तलवार निकालता है और उनके हमले को रोक देता है। किनली इस हरकत से पूरी तरह हैरान रह जाता है। वेई जियान अपनी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ता है। उसका हमला इतना जोरदार होता है कि वो उन्हें रोक देता है। वेई जियान उन्हें डांटता है और पूछता है कि क्या उन्हें 3 लोग मिलकर एक अकेले पर हमला करते हुए शर्म नहीं आती। वो उन्हें याद दिलाता है कि किनली पहले ही कह चुका है कि वो कुछ नहीं जानता। देखते ही देखते पहला आदमी जल्दी ही हार जाता है। उसके तुरंत बाद दूसरा आदमी भी गिर जाता है। अब सिर्फ वो मेन आदमी बचता है। वो बड़बड़ाता है कि किनली के पास एक मददगार भी है और इससे साबित होता है कि उसका सेकंड ब्रदर बेकार में नहीं मरा। अपनी शेखी बघारते हुए वो आदमी तुरंत एक टैलिस्मैन निकालता है और धमकी देता है कि वो आज सबको एक साथ खत्म कर देगा। वेई जियान
शांति से किनली को दिलासा देता है कि वो डरने की बजाय उस पर भरोसा रखे, वो उसकी मदद करेगा। किनली अभी भी सदमे में होता है। एक पल बाद यूए जिहांग अचानक वेई जियान को रोकने की कोशिश करता है। वो गुस्से में पूछता है कि वेई जियान को क्या हो गया है और इस मामले से उनका क्या लेना देना है। वेई जियान गुस्से में पलटकर जवाब देता है। वो यू जिहांग को शांत रहने का हुक्म देता है और कहता है कि वो कमजोर पर ताकतवर का जुल्म होते हुए नहीं देख सकता। वो जज्बाती होकर कहता है कि अगर वो ये सारी स्किल सीखकर भी गरीब और कमजोरों की मदद नहीं कर सकता तो उसकी इतनी मेहनत करके कल्टीवेशन करने का कोई फायदा नहीं है। तभी वो आदमी पागलों की तरह 3 टैलिस्मैन्स एक साथ फेंकता है और चिल्लाता है कि वो लोग जो चाहे कर लें और बस अब चुपचाप मर जाए। तभी यूरो बिना किसी डर के आगे बढ़ती है और चिल्लाते हुए वेई जियान की मदद करने के लिए दौड़ती है। ये देखकर यूए जिहांग लाचारी से उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो डर जाता है। मन ही मन वो सोचता है कि ये लोग बिना वजह हीरो बन रहे हैं और एक दिन सिस्टर रो भी इस बेवकूफ वेई जियान की वजह से मारी जाएगी। इसलिए खुद पर मुसीबत लाने से बेहतर वो वहां से भाग जाना सही समझता है और चुपचाप खिसक लेता है। उधर दुश्मन का हमला बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ता है। यूरो चिंता में चिल्लाती है, लेकिन हमला सीधा वेई जियान को लगता है, जिससे वो हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरता है। ये नजारा देखकर टैनहू घमंड से हंसता है, ये सोचते हुए कि उसने वेई जियान को राख में मिला दिया है। लेकिन अगले ही पल उसकी मुस्कान गायब हो जाती है, क्योंकि धुएं और धूल के बीच से अचानक रोशनी की किरणें फूटती हैं। किनली गुस्से में बाहर निकलता है और बिना वक्त गवाए अपनी 9 कनेक्शंस फिस्ट का एक जोरदार मुक्का सीधा टैनहू के सीने पर मारता है, जिससे वो आदमी दूर जा गिरता है। लेकिन किनली अभी भी संतुष्ट नहीं होता और हमला जारी रखते हुए एक झटके में अपनी स्वॉर्ड समन कर लेता है। ये देखकर टैनहू बुरी तरह हैरान रह जाता है और हकलाते हुए कहता है कि एक मिड स्टेज स्पिरिट वॉइड कल्टीवेटर के पास स्पिरिट आर्टिफैक्ट होना नामुमकिन है। जवाब में किनली अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करता है और कहता है कि अब समझने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। उसकी तलवार का एक वार नीचे की पूरी जमीन को पलट देता है। टैनहू दांत पीसते हुए भागने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक वो एक भयानक विस्फोट की चपेट में आ जाता है और अंत में वहां सिर्फ एक वाटर कमांड टोकन बचता है। किनली भी जख्मों से भरा होता है। वो मन ही मन सोचता है कि अगर उसके पास क्लाउड गैदरिंग स्पिरिट स्वॉर्ड न होती तो आज नतीजा कुछ और ही होता। वो याद करता है कि स्पिरिट आर्टिफैक्ट्स कल्टीवेटर्स के लिए बेहद जरूरी खजाने होते हैं, जो 4 ग्रेड्स में बटे होते हैं: लो ग्रेड, मिड ग्रेड, हाई ग्रेड और सुप्रीम ग्रेड। स्पिरिट आर्टिफैक्ट का ग्रेड जितना ऊंचा होता है, उसकी ताकत उतनी ही ज्यादा होती है। कल्टीवेशन वर्ल्ड में सबसे आम आर्टिफैक्ट फ्लाइंग स्वॉर्ड है। वो सोचता है कि शुरू में उसने माना था कि उसका मिस्टीरियस स्टार कंपास सिर्फ पिल्स की ताकत बढ़ाने के काम आता है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वो टूटे हुए स्पिरिट आर्टिफैक्ट्स को रिपेयर करने में भी इतना असरदार होगा। इसके बाद वेई जियान किनली की खूब तारीफ करता है और कहता है कि वो सच में कमाल का है। किनली मुस्कुराता है और जवाब देता है कि वो बहुत दयालु है और वो हमेशा याद रखेगा कि वो दोनों उसकी मदद के लिए आए थे। फिर किनली जमीन से कुछ उठाने के लिए झुकता है। वो कहता है कि अभी अभी एक बहुत खास दिखने वाला टुकड़ा गिरा है। वो उस टोकन को उठाकर दिखाता है और पूछता है कि ऐसा लगता है कि उन सबके पास ऐसा एक टुकड़ा था। वो पूछता है कि क्या वो लोग इसे पहचानते हैं। वेई जियान इसे हाथ में लेता है और थोड़ी देर देखने के बाद हकलाते हुए बताता है कि ये वाटर इवेजन स्ट्रॉन्गहोल्ड का टोकन है। उसकी आवाज में हैरानी सुनकर किनली का चेहरा भी तनाव में आ जाता है। वेई जियान कहता है कि भाई अब बहुत बड़ी मुसीबत में है। सीन बदलता है और शाम को हम फर्स्ट ग्रेड कॉल्ड्रन में पहुंचते हैं। अंदर से आवाज आती है जो किनली से पूछती है कि यंग मास्टर किन आजकल कहाँ है और वो दिखाई क्यों नहीं दिए। इस वक्त वो दोनों एक पत्थर की टेबल के सामने खड़े होते हैं। किनली कहता है कि वो पिछले दिनों कुछ मुसीबत में फंस गया था, इसलिए उसका सामने आना ठीक नहीं था। वो पिल्स देते हुए कहता है कि ये रहीं वो मेडिसिनल पिल्स जो उन्हें चाहिए थी, वो इन्हें गिन सकते हैं। जू सोंगची फिर से पूछता है कि क्या कोई गंभीर बात हुई है। इस पर किनली के हाथ थोड़े रुक जाते हैं और उसे वाटर इवेजन स्ट्रॉन्गहोल्ड के बारे में वेई जियान की कही हुई बातें याद आती हैं। वेई जियान ने आगे समझाया था कि ये वाटर इवेजन स्ट्रॉन्गहोल्ड वाले लोग दरअसल गोनी माउंटेन के डाकू हैं। वो शांगवान एंशिएंट सिटी के बाकी कल्टीवेटर्स की तरह इंपीरियल कोर्ट का हुक्म नहीं मानते, बल्कि वो लगातार कोर्ट का विरोध करते हैं। उसने उनके लीडर के बारे में बताया था कि उनका स्ट्रॉन्गहोल्ड मास्टर का नाम मा सांतियन है। वो एक बेहद ताकतवर, क्रूअल और चालाक इंसान है। उसने बताया था कि इंपीरियल कोर्ट ने कई बार उन्हें घेरने के लिए सिपाही भेजे, लेकिन वो कभी उनका ठिकाना नहीं ढूंढ पाए। अब शांगवान सिटी में हर कोई उनके नाम से डरता है। हद तो तब हो गई जब उन्होंने गोंगची माउंटेन गार्डन को लूटने की हिम्मत की, जो कि इंपीरियल फैमिली की स्पिरिट वेन है। यह सच में आसमान को चुनौती देने जैसा था। यह सुनने के बाद किनली भी परेशान हो गया था। वेई जियान ने उसे चेतावनी दी थी कि इसलिए अब से उसे शहर में आते जाते वक्त बेहद सावधान रहना होगा। उसे बिल्कुल भी वाटर इवेजन स्ट्रॉन्गहोल्ड के किसी आदमी की नजर में नहीं आना चाहिए। तभी यूरो ने बीच में बोलकर किनली को भरोसा दिलाया था कि वो लोग आज की बात किसी भी बाहर वाले को नहीं बताएंगे। वैसे भी किसी और ने कुछ नहीं देखा,
इस पर वेई जियान का एक्सप्रेशन खतरनाक हो गया था और उसने कहा था कि अगर उसे पता चला कि यू जिहांग ने अपना मुंह खोला तो वो उसकी जबान काट देगा। वापस प्रेजेंट में रात हो जाती है और चांद छतों पर चमक रहा होता है। जू सोंगची कहता है कि क्योंकि यंग मास्टर किनली अंदर बात करना सुविधाजनक नहीं था, इसलिए वो ज्यादा सवाल नहीं पूछेगा। वो पूछता है कि क्या वो किनली के लिए कुछ कर सकता है। किनली जवाब देता है कि कोई बड़ी बात नहीं है, बस छोटी सी परेशानी है। इसके बाद वो अपना इरादा बताता है कि वो हाइड होना चाहता है और अपनी पहचान बदलना चाहता है। ये सुनकर जू सोंगची गहरी सोच में पड़ जाता है। फिर वो किनली के पास झुकता है और कहता है कि वो उसे बताएगा कि क्या करना है। वो किनली के कान में कुछ फुसफुसाता है और फिर वहां से विदा लेता है। जैसे ही वो जाता है, अंदर से कोई पूछता है कि थर्ड मास्टर, क्या उस लड़के की इस तरह मदद करना ठीक है? वो डर जताता है कि नाइन्थ मास्टर और उनके लोग जू फैमिली के मुकाबले बहुत ताकतवर हैं। ये सुनकर जू सोंगची अपने हाथ पीछे बांधता है और जवाब देता है। वो कहता है कि उस लड़के किनली ने अपने घर में 1 महीना बिताया और बिना किसी मास्टर के सामने आए उसने 100 से ज्यादा तरह की मेडिसिनल पिल्स प्रोवाइड कर दी। वो पूछता है कि क्या वो व्यक्ति इस बात से हैरान नहीं है। वो आदमी अभी भी हिचकिचाता है, लेकिन जू सोंगची मुस्कुराता है और बात जारी रखता है। वो साफ कहता है कि किनली के मामले को सिर्फ आसमान जानता है, धरती जानती है, वो खुद जानता है और वो व्यक्ति जानता है। इसके अलावा किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। वो खतरनाक लहजे में कहता है कि जब तक किनली जिंदा है तब तक उसके पास जू फैमिली की बड़ी ताकत हासिल करने की एम्बिशन रहेगी। सीन बदलता है और उसी रात हम सिटी के नॉर्थ में पर्पल फिश गॉर्ज में पहुंचते हैं। अचानक बाहर से दरवाजे पर दस्तक होती है। अंदर वाला व्यक्ति आवाज सुनकर तुरंत पूछता है कि कौन है। किनली जवाब देता है कि वो सिटी के वेस्ट से फर्स्ट ग्रेड कॉल्ड्रिन से आया है और ओल्ड जू ने उसे रेकमेंड किया है। तभी दरवाजा खुलता है और सामने वैंग माजी खड़ा होता है, जो किनली को अंदर आने को कहता है। वैंग माजी को देखने के बाद किनली अपनी बात रखता है। वो कहता है कि सीनियर ओल्ड मास्टर जू ने उसे रेकमेंड किया है और वो एक्सक्विजिट बोन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट और स्पिरिट कंसीलमेंट टेक्निक मांगने आया है। ये सुनकर वैंग माजी कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है। किनली खुश होकर शुक्रिया कहने ही वाला होता है कि अचानक वैंग माजी मुस्कुराता है और एक पिल निकालकर आगे बढ़ाता है। वो चेतावनी देता है कि पहले वो सुन ले। इस बोन शैटरिंग पिल को लेने के बाद अगर वो उस बेइंतहा दर्द को बर्दाश्त कर पाया तभी वो आगे बात करेंगे। किनली उस पीली गोली को देखकर सोच में पड़ जाता है। ये देखकर वैंग माजी ताना मारता है और पूछता है कि क्या हुआ, क्या उसे डर लग रहा है? किनली तुरंत वो पिल ले लेता है और कहता है कि इसमें डरने की क्या बात है, अगर उसे खानी है तो वो खाएगा। वो तुरंत वो पिल अपने मुंह में डाल लेता है। जैसे ही वो पिल उसके मुंह में जाती है, किनली की आंखें अचानक फटी की फटी रह जाती हैं। वो तुरंत अपना एक हाथ जमीन पर टिकाता है ताकि गिरने से बच सके। उसका पूरा शरीर अचानक कांपने लगता है और बस एक ही पल में वो पसीने से पूरी तरह भीग जाता है। जैसे ही वो दर्द से चिल्लाने वाला होता है, वो देखता है कि वैंग माजी उसे मजाक उड़ाने वाली नजरों से देख रहा है। किनली मन में सोचता है कि वो चिल्ला नहीं सकता। वो अपने जबड़े को जोर से भींच लेता है और खुद को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उस बोन शाटरिंग पिल का असर बहुत भयानक होता है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसके शरीर के अंदर अनगिनत चींटियां रेंग रही हैं। किनली को महसूस होता है कि उसकी सारी ताकत खत्म हो रही है और उसकी हड्डियां सच में टूट रही हैं। ये दर्द ऐसा था जो कोई आम इंसान बर्दाश्त ही नहीं कर सकता था। भले ही किनली ने किताबों में बोन शैटरिंग के बारे में पढ़ा था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि ये दर्द इस हद तक होगा। पिल लेने के 1 घंटे बाद किनली अपनी सुध-बुध खोने लगता है। उसकी इंटरनल विजन टेक्निक के असर से उसे साफ दिखाई देता है कि उसकी हड्डियां पहले टुकड़ों में टूट रही हैं और फिर एक एक करके वापस जुड़ रही हैं। ये सिलसिला बार बार चलता रहता है। हड्डियां टूटती हैं, जुड़ती हैं और फिर टूटती हैं। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई 1000 पाउंड का हथौड़ा लेकर उसके शरीर की हर हड्डी को चकनाचूर कर रहा है और फिर किसी ताकतवर ग्लू से उन्हें वापस जोड़ रहा है। किनली अपने सर को पकड़ लेता है और खुद को चीखने से रोकने की कोशिश करता है। वो मन ही मन खुद को समझाता है कि वो चिल्ला नहीं सकता, उसे हर हाल में चुप रहना होगा। ठीक उस वक्त जब किनली की कॉन्शियसनेस जवाब देने वाली होती है, अचानक 28 स्टार्स अपीयर होते हैं और उसके प्राइमोर्डियल स्पिरिट में समा जाते हैं। उसी पल किनली की छुपी हुई पोटेंशियल बाहर आती है और वो एक साधारण सच समझ जाता है। वो एहसास करता है कि कल्टीवेटर्स के पास एक लचीली इच्छा शक्ति होनी चाहिए। वो समझता है कि जो लोग बेहद दुख और तकलीफ से गुजरते हैं, उनके अंदर दर्द का एक अनजाना डर बैठ जाता है, जिससे उनकी आत्मा और विश्वास डगमगा जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए इसका हल्का नतीजा कल्टीवेशन डेविएशन होता है और भारी नतीजा मौत। हालांकि किनली का चेहरा दर्द से बदलकर बेजान हो जाता है, क्योंकि स्पिरिट प्लेटफॉर्म में मौजूद प्राइमोर्डियल स्पिरिट ही इंसान की चेतना और विश्वास को संभालता है।
प्राचीन काल से यही माना जाता है कि जब तक आत्मा शुद्ध है तब तक वो शरीर नहीं छोड़ेगी और तभी इंसान जीवन और मौत को समझ सकता है। लेकिन अंत में किनली भी बस एक आम इंसान ही था, इसलिए वो बेहोश होकर वहीं जमीन पर गिर जाता है। वांग माजी उस गिरते हुए लड़के को देखता है और शांत रहता है। अचानक वांग माजी हवा में बोलता है कि वो बाहर आ जाए क्योंकि किनली अब उन्हें नहीं देख सकता। तभी शैडोज में से एक मिस्टीरियस यंग मैन बाहर आता है। वो एक घुटने पर बैठकर हाथ जोड़ता है और वांग माजी को सीनियर कहकर संबोधित करता है। वांग माजी नाक सिकोड़कर जवाब देता है और कहता है कि वो नौजवान और उसका मास्टर जू सोंगची बिल्कुल एक जैसे हैं, जो हमेशा हर चीज में अपनी नाक घुसेड़ना चाहते हैं। इसके बाद वांग माजी जमीन पर पड़े किनली को देखकर हैरानी जताता है। वो सोचता है कि ये बच्चू सच में उसकी बोन शैटरिंग पिल को बर्दाश्त कर गया। वो खुद से पूछता है कि आखिर ये लड़का है कौन। वो नौजवान हाथ जोड़कर माफी मांगता है और कहता है कि वो इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। वो घूमता है और बताता है कि हालांकि ये ओल्ड जू का एक फेवर है, लेकिन कोई है जो अपनी एक्सक्विजिट बोन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट और स्पिरिट कंसीलमेंट टेक्निक पास ऑन कर रहा है और बदले में उससे एक विश एक्सचेंज कर रहा है। वांग माजी खुश होकर कहता है कि ये लड़का बुरा नहीं है, वो इससे काफी खुश है। ये सुनकर वो नौजवान हैरान रह जाता है और कहता है कि सीनियर ने बहुत लंबे अरसे से किसी की तारीफ नहीं की है। वो पूछता है कि क्या ये लड़का सच में इतना खास है। वांग माजी पलटकर पूछता है कि क्या उसे लगता है कि बोन शैटरिंग पिल में कोई कमी थी। अगर उसे यकीन नहीं है तो वो खुद इसे ट्राई कर सकता है। ये सुनते ही वो नौजवान घबराकर मना कर देता है और कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो इजाजत मांगता है कि उसका काम पूरा हो गया है, अब वो वापस जाकर रिपोर्ट करना चाहता है। वांग माजी उसे नहीं रोकता, बस चांदनी रात की तरफ देकर धीरे से हुंकारता है। इसी दौरान किनली जमीन पर बिना हिले डुले पड़ा रहता है। बोन शैटरिंग का वो जानलेवा दर्द खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था, जिससे कोई भी उम्मीद छोड़ दे। इस दर्द को सहते हुए किनली भी हार मानने के करीब पहुंच गया था, लेकिन उन मिस्टीरियस स्टार्स और वक्त पर मिली अवेकनिंग लाइट ने उसे जगा दिया। किनली अचानक अपनी आंखें खोलता है। वो अपने जबड़े को जोर से भींच लेता है ताकि अपने इमोशंस को काबू में रख सके। उन 28 स्टार्स के प्रभाव से उसे होश तो आ जाता है, लेकिन दर्द अभी भी वैसा ही होता है। वो दिल में जानता था कि इन सितारों के आने से गोली का असर कम नहीं होगा, बस ये सितारे उसे बेहोश होने से बचा रहे हैं और उसकी स्पिरिट प्लेटफॉर्म को शांत रखने में मदद कर रहे हैं। वक्त धीरे धीरे बीता जाता है। किनली को याद भी नहीं रहता कि कितना वक्त गुजर गया, बस इतना पता था कि ये दर्द किसी को भी पागल करने के लिए काफी था। तभी उस जगह पर वांग माजी की आवाज गूंजती है। वो किनली को बधाई देता है कि उसने बोन शैटरिंग पिल के असर को सफलतापूर्वक पार कर लिया है। वो ऐलान करता है कि अब वो उसे एक्सक्विजिट बोन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट और स्पिरिट कंसीलमेंट टेक्निक सिखाएगा। वो उसे हुक्म देता है कि जब उसकी हड्डियां एक बार फिर जुड़ जाएं तो वो सीधा बैठ जाए। कुछ देर बाद किनली जमीन पर पालथी मारकर बैठ जाता है। उसे आसपास का कोई होश नहीं होता है। वांग माजी की आवाज उसे किसी हेवनली साउंड जैसी लगती है। किनली बिना देर किए सीधा हो जाता है। वांग माजी उसे समझाता है कि ये मैनुअल प्रोफाउंड स्किल और मैजिकल आर्ट्स का कॉम्बिनेशन है। भले ही इसका लेवल कम है, लेकिन इसके उपयोग अद्भुत है। वो किनली को निर्देश देता है कि वो उसके बताए हुए मेंटल मंत्र के हिसाब से अपनी स्पिरिट एनर्जी को सर्कुलेट करे। सबसे पहले उसे अपनी बदली हुई हड्डियों को वापस जोड़ना होगा, तभी वो स्पिरिट कंसीलमेंट टेक्निक सीख पाएगा। ये सुनकर किनली बेहद खुश होता है और तुरंत वांग माजी के बताए मंत्र के अनुसार कल्टीवेशन शुरू कर देता है। सबसे पहले मंत्र को फॉलो करते हुए वो अपनी स्पिरिट एनर्जी को 7 साइकिल्स तक घुमाता है और देखते ही देखते उसकी टूटी हुई हड्डियां वापस जुड़ने लगती हैं। इसके बाद वो धीरे धीरे मंत्र को एक बार फिर दोहराता है। उसके पूरे शरीर का दर्द गायब होने लगा है और उसके शरीर से लगातार नीली रोशनी निकलने लगती है। वांग माजी अपने हाथ में एनर्जी लेकर आगे बढ़ता है और स्पिरिट कंसीलमेंट टेक्निक ट्रांसमिट करना शुरू करता है। वो समझाता है कि एक्सक्विजिट बोन ट्रांसफॉर्मेशन से वो अपना चेहरा और रूप बदल सकता है, लेकिन एक कल्टीवेटर का ऑरा सिर्फ स्पिरिट कंसीलमेंट टेक्निक से ही छुपाया जा सकता है। वो किनली की किस्मत की तारीफ करता है और कहता है कि अगर वो इन बातों को नहीं जानता तो वो कभी ये कला नहीं सीख पाता। आखिर में वो किनली की पीठ पर हाथ रखता है और उसे एक आखिरी चेतावनी देता है। वो कहता है कि सीखने के बाद उसे बस एक बात याद रखनी है कि आज जो यहाँ हुआ वो किसी को नहीं बताना है। बस ऐसे बर्ताव करना जैसे ये कभी हुआ ही नहीं। कुछ वक्त बाद वांग माजी दरवाजे पर खड़ा होकर देखता है। बाहर किनली पसीने से तरबतर होने के बावजूद कल्टीवेशन में ध्यान लगाए हुए था। जब सब कुछ पूरा हो जाता है तो वहां एक लाल लैंटर्न जल उठती है। किनली झुकर वांग माजी का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि वो सीनियर की इस दयालुपन को कभी नहीं भूलेगा। इसके बाद वो दृढ़ता से मुड़ता है और वहां से निकल जाता है। इसी वक्त किनली के पूरे शरीर में हलचल होने लगती है और हड्डियों के चटकने की आवाजें आती हैं। देखते ही देखते उसका चेहरा बदल कर बिल्कुल अलग हो जाता है। किनली अपने हाथ को गहरी सोच में देखता है। वो मन ही मन हैरान होता है कि ये एक्सक्विजिट बोन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट सच में जादुई है, जो पूरे ढांचे को बदलकर इंसान का रूप ही बदल देती है। किनली मुस्कुराता है और अपनी मुट्ठी भींचता है। वो सोचता है कि ये बहुत अच्छा हुआ, अब उसके जान पहचान वाले भी उसे नहीं पहचान पाएंगे। वो आगे बढ़ता है और प्लान बनाता है
है कि अब उसे वापस इन जाना होगा और स्पिरिट कंसीलमेंट टेक्निक को और गहराई से प्रैक्टिस करना होगा ताकि वो अपने शरीर के ऑरा को भी पूरी तरह छुपा सके। इस वक्त किन ली के लॉजिंग एरिया के पास चांद आसमान में ऊंचा चमक रहा था। पास के एक घर के अंदर से एक चिढ़ी हुई आवाज आई। वो लोग गुस्से में शिकायत कर रहे थे कि उन्होंने उसे भागने दिया। उनका कहना था कि उन्हें खबर बहुत देर से मिली थी, इसलिए इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि वो भाग गया। साथ ही उन्होंने ये टिप्पणी भी की कि ऐसा लगता है कि ये किन ली कोई साधारण कल्टीवेटर नहीं है। ये सुनकर किन ली का एक्सप्रेशन सख्त हो गया। दूसरी तरफ वो दो आदमी अभी भी फुसफुसा रहे थे। एक ने डर जताया कि अगर वो लोग किन ली को ढूंढ नहीं पाए तो वापस जाने पर बॉस उन्हें सजा देंगे, इसलिए अब उन्हें क्या करना चाहिए। दूसरे ने लापरवाही से जवाब दिया कि ये उनकी चिंता नहीं है। उसने दावा किया कि ये जानकारी वही जियान ने ली की थी, इसलिए अगर कोई सजा पाएगा तो वो वही जियान होगा, वो लोग नहीं। उन्होंने आपस में विचार किया कि उस लड़के को शायद पता चल गया होगा कि वो आ रहे हैं, लेकिन वो शोंग युआन एंशिएंट सिटी जैसी शांत जगह छोड़ने को राजी नहीं होगा। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि किन ली उनके ठीक पीछे खड़ा था। उनकी पूरी बातचीत सुनने के बाद उन लोगों ने अपनी नाराजगी पर काबू पाया और एक फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि बहुत संभावना है कि वो अभी भी शोंग युआन एंशिएंट सिटी में ही है। एक ने दूसरे को आदेश दिया कि वो वापस जाए और कुछ और लोगों को लेकर आए ताकि वो शहर का कोना कोना छान सकें। उसने सुझाव दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो वो कुछ स्पिरिट स्टोन्स का इस्तेमाल करके अंडरवर्ल्ड से लोगों को हायर कर सकते हैं ताकि वो जांच में मदद करें। उसने जोर दिया कि उन्हें उसे ढूंढना ही होगा, जिस पर दूसरे आदमी ने हामी भरी। उनकी बातें सुनकर किन ली को धक्का लगा और वो गुस्से में अपने दांत पीसने लगा। उसे समझ आ गया कि ये जरूर वही जियान की बात कर रहे हैं, जिसका सीधा मतलब था कि वही जियान ने उसे धोखा दिया। वो वहां चुपचाप खड़ा रहा, लेकिन उसका दिमाग अशांत था। वो यही सोचता रहा कि वो आदमी कितना ईमानदार और नेक लगता था, और उसने वादा भी किया था कि वो कुछ नहीं बताएगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि बस एक दिन के बाद ही उसने उसे धोखा दिया, इसलिए वो उसे एक धोखेबाज विलन मानने लगा। गुस्से के मारे उसकी मुट्ठी भिंच गई और कांपने लगी। उसने सोचा कि अच्छा हुआ वो तेज भागा, वरना आज रात वो अपनी जान खो बैठता। इस पल किन ली ने खुद को संभाला और एक फैसला लिया कि एक जेंटलमैन के लिए बदला लेने में 10 साल भी देर नहीं होती। वो जानता था कि भले ही उसने अब एक्सक्विजिट बोन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट और स्पिरिट कंसीलमेंट टेक्निक सीख ली है, लेकिन जल्दबाजी में बदला लेने से उसकी पहचान आसानी से खुल जाएगी। वो अपने अगले कदम पर विचार करने लगा। उसे एहसास था कि बोन क्लेंजिंग आई की वजह से वाटर इवेजन स्ट्रॉन्ग होल्ड के सारे लोग उसे ढूंढ रहे हैं, और यह भी तय था कि उन्होंने वही जियान के आसपास बहुत से लोग लगाए होंगे। ये सोचकर किन ली ने गुस्से में दांत पीसे और दिल में संकल्प लिया कि इस शोंग युआन एंशिएंट सिटी में अगर उसे बदला लेना है तो उसके पास बेइंतहा ताकत होनी चाहिए, और इसका एक ही रास्ता है, सेक्लूजन में जाकर कल्टीवेशन करना। जिंदगी चलती रही, घटनाएं धीरे धीरे भूतकाल बन गईं और सिर्फ यादें ही थीं जो अभी धुंधली नहीं हुई थी। वक्त उड़ता गया और साल किसी बुनकर की फिरकी की तरह तेजी से बीत गए। किनली हर रोज कड़ी मेहनत से ट्रेनिंग करता रहा। कल्टीवेशन वर्ल्ड में किसी की ग्रोथ के साथ दुनिया धीरे धीरे रूखी और बेस्वाद होती जाती है। एक कल्टीवेटर के लिए 3 साल का वक्त जिंदगी का बस एक छोटा सा हिस्सा होता है। अचानक उसने चिल्लाते हुए अपनी क्लाउड गैदरिंग स्वॉर्ड को पुकारा और एक ही बार में उसने अपने सामने रखे एक विशाल पत्थर को सफाई से 2 टुकड़ों में काट दिया। यह नजारा देखकर किनली बहुत संतुष्ट हुआ। उसने महसूस किया कि तलवार अच्छी तरह से निखारी हुई है, जिसके वार से पत्थर से चिंगारी निकलती है और वो बिजली की तरह हवा में उड़ती हुई कीचड़ की तरह चीजों को काटती है। उसने ऐलान किया कि यह सफलता है। उसने हिसाब लगाया कि 3 साल हो गए हैं और वो स्पिरिट वॉइड रेल्म के 6th लेवल पर है। वो आखिरकार लास्ट स्पिरिट वॉइड स्टेज पर ब्रेक थ्रू कर चुका है, लेकिन उसने माना कि उसकी करंट रफ्तार अभी भी काफी धीमी है। उसने सोचा कि उसने किन क्लैन की पर्पल सन आर्ट का लोअर वॉल्यूम पूरा प्रैक्टिस कर लिया है, जिससे वैसे तो सिर्फ 5th लेवल तक ब्रेक थ्रू होना चाहिए था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो 6th लेवल तक ब्रेक थ्रू कर लेगा, लेकिन उसे लग रहा था कि अगर वो इसकी प्रैक्टिस जारी रखता है तो आगे इंप्रूव करना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए उसने तय किया कि अब बाहर जाने का और कोई दूसरी कल्टीवेशन मेथड ढूंढने का वक्त आ गया है। उसकी आंखें अचानक तेज हो गई। उसके जहन में वो वे जियान याद आया, जिसने अपने निजी फायदे के लिए दोस्त को धोखा दिया था। किनली ने सोचा कि उसे 3 साल जिंदा रहने दिया, ये काफी होना चाहिए। इसके तुरंत बाद किनली का दिल वे जियान के लिए नफरत से भर गया और वो वहां से निकल पड़ा। बाहर जाने और जानकारी इकट्ठा करने को आसान बनाने के लिए उसने एक्सक्विजिट बोन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट और स्पिरिट कंसीलमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करके अपना भेस बदल लिया ताकि कोई उसे पहचान न सके। फिर उस जगह को याद करते हुए जहां वे जियान रहता था, वो उसे ढूंढने और बदला लेने के इरादे से निकल पड़ा। सफर बहुत आरामदायक था। इस वक्त किनली एक अधेड़ उम्र के अंकल के भेस में था जो कदम दर कदम आगे बढ़ रहा था। उसने खुद से कहा कि वो प्लम एली सिटी के ईस्ट में पहुंचने वाला है। अचानक उसे आगे से कुछ लोगों के बात करने की आवाज सुनाई दी और वो सतर्क होकर जल्दी से एक तरफ छुप गया ताकि उनकी बातें सुन सके। आगे रास्ते पर 2 लोग दिखाई दिए। एक तरफ पत्थर जैसे कठोर चेहरे वाला यूए जिटैंग था और दूसरी तरफ वे जियान था जो बुरी तरह नशे में धुत था और यूए जिटैंग के पीछे चल रहा था।
वे जियान चलते हुए लड़खड़ा रहा था और अपने पुराने साथी यूए जिटैंग को गाली देते हुए उसे कमीना कह रहा था। उसने गुस्से में ऐलान किया कि वो यूए जिटैंग को नहीं छोड़ेगा, भले ही वो मरने के बाद भूत क्यों न बन जाए। अपने आप को गाली सुनता देख यूए जिटैंग को गुस्सा आ गया। उसने अपना पैर उठाया और वे जियान को जोर से लात मारी। वे जियान बिना हिले डुले जमीन पर पड़ा रहा, जबकि यूए जिटैंग खड़े होकर उसे गाली दे रहा था। यूए जिटैंग ने उसे पागल कहा और धमकाया कि अगर शैंग युआन एंशिएंट सिटी के नियमों के तहत यहाँ मारना मना नहीं होता तो वो उसे कब का मार चुका होता। अचानक एक नौजवान औरत की आवाज गूंजी, जिसने पूछा कि यूए जिटैंग ये क्या कर रहा है। ये यूरुओ थी जो वे जियान को बचाने आई थी। यूए जिटैंग ने नाक सिकोड़कर ठंडी सांस ली और पहचाना कि ये सिस्टर रुओ है। उसने सफाई देते हुए कहा कि वो खुद वे जियान से पूछ लें कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग शराब पी रहे थे और ये तमाशा करने के लिए भाग आया। उसकी मुस्कान और ज्यादा मजाक उड़ाने वाली हो गई जैसे ही उसने अपने दोस्त वे जियान की हालत का मजाक उड़ाया। उसने कहा कि एक मौका परस्त जान पहचान के लिए अपनी सारी कल्टीवेशन खो देना और फिर भी कोई पछतावा ना होना। ब्रदर वे जियान एक असली बेवकूफ है। यहाँ यूए जिटैंग ने वे जियान की वफादारी का मजाक उड़ाते हुए तामा मारा। उसने कहा कि उस वक्त जब बॉस ने किनली का पता पूछा था तो क्या ये ठीक नहीं होता कि अगर वे जियान ने बस उन्हें बता दिया होता। वो नौजवान औरत जिसका नाम यूरुओ था, उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप वे जियान के जख्मों की देखभाल करती रही। यूए जी हैंग ने आगे कहा कि वे जियान को बस इतना जिद्दी होना था और अब वो खुद को देखे कि वो क्या बन गया है। उसने वे जियान से पूछा कि क्या वो उसका किनली वापस आया, क्या वो उससे मिलने आया। उसने दावा किया कि वो आदमी इसे अपना दोस्त तक नहीं मानता। यूए जी हैंग ने अपनी डांट फटकार जारी रखी और गुस्से में यूरुओ को चेतावनी दी कि अगर अगली बार वे जियान ने ऐसी हरकत की तो वो लोग बिल्कुल भी कोई लिहाज नहीं करेंगे। फिर वो गुस्से में मुड़ा और वहां से जाने लगा। जाते हुए वो बड़बड़ाता रहा कि वे जियान अभी भी उसके लिए मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत करता है। उसने कहा कि वे जियान आईने में खुद को क्यों नहीं देखता, क्या उसे लगता है कि वो अभी भी 3 साल पहले वाला ताकतवर वे जियान है। उसने ऐलान किया कि वो उसे अब बस एक कचरा मानता है और वो उसके मुंह लगने के लिए भी बहुत आलसी है, वरना वो उसे चीर कर 8 टुकड़े कर देता। पास में छुपा हुआ किनली ये सुनकर हैरान रह गया और त्योरियां चढ़ाने लगा। उसे समझ आया कि तो पता चला कि वो वे जियान नहीं था जिसने उसे बेचा, और तो और वे जियान जख्मी है और अपाहिज हो गया है क्योंकि उसने किनली का पता नहीं बताया था। वो सोचने लगा कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि 3 साल पहले तानहू के साथ हुई लड़ाई में वे जियान बिल्कुल भी जख्मी नहीं था। गुस्से में उसने सोचा कि आखिर 3 साल पहले हुआ क्या था और फैसला किया कि सच्चाई जानने के लिए लगता है उसे पहले यूए जी हैंग से निपटना होगा। जैसे ही यूए जी हैंग चलता रहा वो मन में सोचता रहा कि वे जियान सच में पागल है। अचानक पास में एक शराबी की लड़खड़ाती आवाज गूंजी। किनली जानबूझकर शराबी होने का नाटक कर रहा था ताकि वो यूए जी हैंग का ध्यान खींच सके। शराबी झूमते हुए जोर से बोल रहा था कि ये तो बस एक प्राइमोर्डियल यांग पिल है जिससे मॉर्टल बना जा सकता है। ये सुनकर यूए जी हैंग के अंदर लालच जाग उठा। उसने प्राइमोर्डियल यांग पिल का नाम दोहराया। रात के वक्त सड़क इतनी सुनसान थी कि हवा की साए साए साफ सुनाई दे रही थी, जो एक जुर्म करने के लिए परफेक्ट सेटिंग थी। इसलिए वो आगे बढ़ा और उस आदमी पर हमला करके उसे लूटने की कोशिश की। यूए जी हैंग ने घमंड से अपनी उंगलियां चटकाई और सोचा कि इस मामूली शराबी के पास प्राइमोर्डियल यांग पिल जैसी अच्छी चीज कैसे हो सकती है, और क्या दुनिया में कोई इंसाफ है। जहां तक दूसरे आदमी की बात है, वो अब तक थोड़ा होश में आ चुका था। शराबी ने यूए जी हैंग को अपनी बातों में उलझाने के लिए कहा कि हम सब तो आपस में भाई भाई है। उसने कहा कि अब जब हम मिल ही गए हैं तो वो उसे अच्छे से विदा करेगा और उसे शर्माना नहीं चाहिए। फिर वो आदमी गिर गया और उल्टी करने का नाटक करने लगा ताकि यूए जी हैंग बेफिक्र हो जाए। इसी बीच यूए जी हैंग ने अपनी तलवार निकाली। उसने उस शराबी को चेतावनी दी कि बच्चू अगले जन्म में याद रखना कि इतना दिखावा नहीं करना चाहिए, और उसे नर्क में जाने को कहा। उसकी तलवार की नोक तेजी से नीचे की तरफ आई, लेकिन 1 सेकंड बाद वो शराबी अचानक उछला और उसने यूए जी हैंग पर पलटवार किया। यूए जी हैंग पीछे की तरफ गिरा और जल्दी से अपने हाथ पैरों से खुद को संभाला। इससे यूए जी हैंग गुस्से में दहाड़ा कि वो शराबी होकर भी लड़ना जानता है, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें हैरानी से फटी रह गईं, क्योंकि उसके विरोधी ने अभी अभी अपना भेष उतार दिया था। ये वही इंसान था जिसके बारे में वो अभी सोच रहा था। यूए जी हैंग की दहाड़ 3 ब्लॉक्स तक गूंजी जब उसने पहचाना कि वो किनली है। किनली ने उसे घूरा और धीमी आवाज में सवाल किया कि ये अच्छी बात है कि उसे वो अभी भी याद है। उसने यूए जिहांग की गद्दारी पर गुस्सा जताते हुए कहा कि 3 साल पहले वो जानता था कि यूए जिहांग अच्छा आदमी नहीं है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वो अपने ही दोस्त को पैरों तले कुचल देगा। उसने कहा कि वो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। अब तक यूए जिहांग ठंडे पसीने से भीग चुका था। उसने खुद को बचाने के लिए बहाने बनाए कि इसका उनसे कोई लेना देना नहीं था। वो माई के लोग थे और वो तो बस एक प्यादा था। वो लगातार बहाने बनाता रहा कि माई वही था जो उसके पास किनली का पता पूछने आया था और उसके पास कोई और चारा नहीं था। उसने कहा कि अगर वो नहीं बोलता तो वो मारा जाता और पूछा कि वो वाटर एवेजन स्ट्रॉन्ग होल्ड के तरीके जानता है ना। किनली धीरे धीरे करीब आया और पूछा कि इसका मतलब उसने वे
वे जियान को धोखा दिया। युए जियांग लगभग चीखा, उसकी आवाज निराशा से भरी थी। उसने कहा कि वो सच में नहीं चाहता था और उसने सफाई दी कि उसने उसे मनाने की कोशिश की थी, लेकिन वे जियान ने बोलने से मना कर दिया। जितना वो सुनता गया, किनली उतना ही गुस्से से भर गया और वो आगे लपका। उसने उसे कमीना कहा और पूछा कि निजी फायदे के लिए दोस्त को धोखा दिया, ये कैसा ट्विस्टेड लॉजिक है। हवा के एक झोंके के साथ उसकी तलवार उसके विरोधी के कंधे के आर पार हो गई। युए जियांग दर्द से चीखा, उसके मुंह से खून का झाग निकला और वो जमीन पर गिर पड़ा। जाहिर है किनली का उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। उसने कहा कि वो उससे कुछ सवाल पूछने जा रहा है और बेहतर होगा कि वो उनका सही जवाब दे। जिस चीज ने युए जियांग को और ज्यादा खौफजदा किया वो थी उसके विरोधी की करंट कल्टीवेशन, स्पिरिचुअल वॉइड रेल्म का छठा लेवल। वो इतनी जल्दी आगे बढ़ गया था जिसने उसे और भी ज्यादा डर से भर दिया और उसके पास हार मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। युए जियांग ने सब कुछ कबूल कर लिया। सिर्फ तभी किनली को पता चला कि जिस व्यक्ति ने वे जियान को नुकसान पहुंचाया था उसका नाम माई था। वो वाटर इवेजन स्ट्रॉन्ग होल्ड के मास्टर का सगा छोटा भाई था। वो बेहद कमीना और जालिम था और उसे शांग युआन एंशिएंट सिटी में भेजा गया था ताकि वो उन अंडरलिंग्स को कमांड कर सके जो इंटेलिजेंस गैदर करने में माहिर है। इसके बाद जो घटनाएं हुई वो अनएक्सपेक्टेड नहीं थी। 3 साल पहले वो मा ई ही था जिसने युए जियांग को ढूंढा था और उसे मजबूर किया था कि वो किन ली का पता बताए। लेकिन उस वक्त किन ली और युए जियांग के बीच कोई गहरा रिश्ता नहीं था, इसलिए वो वे जियान को ढूंढने गया। एक और बात ही, मा ई की कल्टीवेशन दरअसल सिर्फ एवरेज थी, लेकिन इतने सालों की प्रैक्टिस के बाद वो भी स्पिरिचुअल वॉइड रेल्म के छठे लेवल के लास्ट स्टेज तक पहुंच गया था। इसके अलावा शांग युआन एंशिएंट सिटी में वाटर इवेजन स्ट्रॉन्ग होल्ड के बहुत सारे आंख और कान थे। जब वो ढूंढने आया तो वो अपने साथ 1 दर्जन से ज्यादा आदमी लेकर आया था और उसने जल्द ही वे जियान को अपने काबू में ले लिया। उस वक्त वे जियान ने बहुत भयानक दुख सहा था, लेकिन उसने किन ली के बारे में एक शब्द भी बोलने से इनकार कर दिया था। इस पर माई गुस्से में पागल हो गया और उसने सबके सामने वे जियान की कल्टीवेशन को खत्म कर दिया। चाहे कुछ भी हो जाए, वे जियान ने ठान लिया था कि वो अपने दोस्त के साथ गद्दारी नहीं करेगा। माहौल किसी खिंची हुई कमान की तरह तनावपूर्ण था। ऐसा लग रहा था कि वे जियान वहीं अपनी जान गंवा देगा। तभी यूरो ने उसके लिए भीख मांगी। ये देखकर कि वे जियान की कल्टीवेशन पूरी तरह खत्म हो चुकी है, माई ने दोबारा हमला नहीं किया और उसकी जान बख्श दी। बस तब से वे जियान आधा पागल हो गया और पूरे 1 साल तक बिस्तर पर पड़ा रहा, जैसे कि उसे कोई गहरा साइकोलॉजिकल ट्रॉमा लगा हो। ये सुनकर किन ली का गुस्सा और बढ़ गया। 3 साल पहले की घटनाएं आखिरकार साफ हो गई थी, लेकिन किन ली के दिल में नाराजगी की आग और भी तेजी से जलने लगी। वो सोचने लगा कि इतने वक्त तक वो यही मानता रहा कि वे जियान एक गोगला इंसान है जिसने उसकी पीठ में खंजर भोंका था। हालांकि वे जियान मरा नहीं था, लेकिन जो दुख उसने सहा वो मौत से भी बदतर था। इसलिए उसने युए जियांग पर दहाड़ते हुए पूछा कि माई कहाँ है। युए जियांग कांपने लगा और उसकी सांसें कमजोर पड़ गईं। उसने हकलाते हुए बताया कि वो इनर सिटी के सिटी ईस्ट में स्थित ब्यूटी पवेलियन में है। किन ली की आंखें नफरत और तिरस्कार से भर गईं। उसने युए जियांग से कहा कि ठीक है, अब वो मर सकता है। युए जियांग इतना डर गया कि वो लगभग मूतने वाला था। वो निराशा में गिड़गिड़ाया और अपनी जान की भीख मांगने लगा, लेकिन इससे पहले कि वो अपना जुमला पूरा कर पाता, किन ली की तेज तलवार उसके गले को काटती हुई निकल गई। उसी रात किन ली चुपचाप प्लम वैली पहुंचा और दीवार फांद कर वेई जियांग के घर में घुस गया। अंदर का नजारा दिल तोड़ने वाला था। कमरे में यूरो बिस्तर के पास उदास बैठी थी। बिस्तर पर वेई जियांग बेहोश पड़ा था। उसका चेहरा बीमारी से उतरा हुआ था और सांसें कमजोर थी। किन ली ने धीमी आवाज में पूछा कि वो कैसा है। यूरो, जो शायद समझ गई थी कि कौन आया है, उसने बिना मुड़े थकान भरी आवाज में जवाब दिया कि हालत अच्छी नहीं है। वो किन ली को सफाई देने लगी कि उस साल जो हुआ उसमें वे जियांग की गलती नहीं थी, लेकिन किन ली ने उसे बीच में ही रोक दिया। उसने यूरो को बताया कि उसे अब सारी सच्चाई पता है और गद्दार युए जियांग मारा जा चुका है। उसने यूरो को सलाह दी कि पुरानी बातों को छोड़कर अब उसे वे जियांग के इलाज पर ध्यान देना चाहिए। यूरो की आवाज में निराशा थी। उसने बताया कि चोट सीधे पर्पल मैंशन यानी सोल सेंटर पर लगी है और उनका प्राइमोर्डियल यांग खत्म हो चुका है, जिसका इलाज नामुमकिन लगता है। उसने शिकायत की कि वे जियांग हमेशा मानते थे कि किन ली वापस आएगा, लेकिन वो इतने सालों बाद अब क्यों आया है। जवाब में किन ली ने टेबल पर एक पाउच रखा जो उसने युए जियांग से लिया था। उसने बताया कि इसमें काफी कीमती दवाइयां हैं जो शायद उनकी मदद कर सके। उसने यूरो को हिदायत दी कि वो इन दवाइयों का इस्तेमाल करे, लेकिन किसी को ये पता नहीं चलना चाहिए कि किन ली आज यहाँ आया था। इतना कहकर किन ली वहां से तुरंत गायब हो गया, क्योंकि वो वेई जियांग को इस हालत में देखकर अंदर से टूट चुका था और अब बस बदला लेना चाहता था। गुस्से की आग में जलता हुआ किन ली सीधा ब्यूटी पवेलियन पहुंचा। उसका मकसद मा यी को बाहर निकालना था। एक कस्टमर का नाटक करते हुए किन ली ने शराब का कप उठाया और जोर से शराब की तारीफ की। वहां काम करने वाली कोटिसेन ने शर्म से पूछा कि क्या वो सिर्फ पीने आए हैं। इस पर किन ली ने जानबूझकर एक मांग रखी। उसने कहा कि उसने यहाँ की सबसे खूबसूरत लड़की रूयू के बारे में सुना है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसकी खूबसूरती देखकर मछलियां डूब जाती हैं और चांद छुप जाता है। उसने ऑर्डर दिया कि रूयू को उसके पास बुलाया जाए। कोटिसेन घबरा गई। उसने डरते हुए बताया कि रूयू इस वक्त किसी और के साथ व्यस्त है, इसलिए वो नहीं आ सकती। जब किन ली ने नासमझ बनने का नाटक किया तो कोटिसेन ने उसे चेतावनी दी। उसने समझाया कि रूयू इस वक्त होंग जितोंग हॉल के हॉल मास्टर, जो कि मा यी है, के साथ है। उसने डराते हुए बताया कि वो हॉल मास्टर स्पिरिट वॉइड रियल्म के
छठे लेवल का एक्सपर्ट है, इसलिए किन ली को मुसीबत मोल नहीं लेनी चाहिए। ये सुनते ही किन ली ने अपनी एक्टिंग छोड़ दी। एक तेज आवाज गूंजी, शराब का कप जमीन पर गिरकर टूट गया और किन ली ने उस कोटिसेन को बेहोश कर दिया। अब उसे पता था कि उसका शिकार कौन से कमरे में है। वो शांति से लेकिन तेजी से उस तरफ बढ़ा। एक खास कमरे के बाहर किन ली खड़ा था। अंदर से मा यी और रूयू की बातें सुनाई दे रही थी। रूयू बड़े प्यार से मा यी की खुशामद कर रही थी और मा यी घमंड में जवाब दे रहा था कि वो उसके साथ सबसे अच्छा है। रूयू ने पूछा कि वो दोबारा कब आएगा। इस पर मा यी ने अपने प्लान का खुलासा किया। उसने बताया कि वो जल्द ही वापस आएगा, लेकिन पहले उसे अपने बड़े भाई को एक सीक्रेट मैनुअल पहुंचानी है। ठीक उसी वक्त बाहर खड़े किन ली ने दरवाजे पर एक जोरदार लात मारी। दरवाजा टूटकर हवा में उड़ता हुआ अंदर गिरा। इस अचानक हमले से मा यी हड़बड़ा गया और जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनने लगा। वो गुस्से में चिल्लाया कि किसकी हिम्मत हुई ओल्ड मास्टर के आराम में खलल डालने की। किन ली ने कंफर्म करने के लिए पूछा कि क्या वही मा यी है। जब मा यी ने घमंड से हाँ कहा और पूछा कि वो कौन है, तो किन ली ने कहा कि बस यही जानना काफी था। बिना कोई और बात किए किन ली ने तुरंत फायरबॉल टेक्निक चला दी। आग के गोलों की एक बारिश मा यी की तरफ लपकी। मा यी डर गया और गाली देते हुए बचने की कोशिश करने लगा। एक तेज धमाका हुआ। धुएं के बीच किन ली खड़ा था। उसके चारों तरफ आग थी। मा यी ने देखा कि उसका चियन कुन पाउच जल गया है। अपना नुकसान देखकर मा यी पागल हो गया। उसने किन ली पर चिल्लाते हुए पूछा कि आखिर वो है कौन और उसे क्यों मारना चाहता है। तब किन ली ने अपना भेष उतार दिया और अपने असली रूप में आ गया। उसने मा यी को याद दिलाया कि वो अपने किए की सजा पा रहा है। किन ली ने टैलिस्मन्स का इस्तेमाल करके कमरे में आग का घेरा बना दिया ताकि मा यी भाग न सके। उसने यूजी हैंग और वी जियान का नाम लिया। उसने गुस्से में कहा कि वी जियान जैसे ईमानदार हीरो की जिंदगी मा यी ने बर्बाद कर दी थी। किन ली ने ऐलान किया कि आज मा यी यहां से जिंदा नहीं जाएगा। मा यी ने हमले रोकने की कोशिश की, लेकिन किन ली के फायरबॉल्स की गिनती बहुत ज्यादा थी। वो घबरा गया और सोचने लगा कि ये लड़का वी जियान का नाम क्यों ले रहा है। जब मा यी ने स्पिरिट एनर्जी शील्ड लगाई तो किन ली ने चालाकी से एक फायरबॉल उसकी पीठ पर मार दिया। मा यी गिर पड़ा। किन ली ने देखा कि इतने हमलों के बाद भी मा यी अभी जिंदा है, तो उसने सोचा कि अब कंजूसी करने का वक्त नहीं है। उसने और ज्यादा टैलिस्मन्स निकाल लिए। इस लड़ाई के दौरान किन ली की स्पीड और तकनीक देखकर मा यी को अचानक समझ आ गया। उसने हैरानी से कहा कि ये स्पेल कास्टिंग स्पीड बिल्कुल वैसी है जैसी उसने वी जियान के पास देखी थी या सुनी थी। उसने पहचान लिया कि ये कोई और नहीं बल्कि किन ली है, वही लड़का जिसे वो 3 साल से ढूंढ रहा था। किन ली ने कोई जवाब नहीं दिया और हमला जारी रखा। मा यी ने गुस्से और हैरानी में कहा कि वो उसे ढूंढ रहा था पर वो मिला नहीं और अब वो खुद यहां आकर मौत को दावत दे रहा है। मा यी अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि उसके सामने का नजारा देखकर वो बुरी तरह चौंक गया। उसने देखा कि किन ली ने पहले से भी ज्यादा टैलिस्मन्स निकाल लिए हैं। ये देखकर मा यी घबराहट में सोचने लगा कि आखिर इस लड़के के पास इतने ढेर सारे टैलिस्मन्स कहां से आए और क्यों हैं। इस बार किन ली के टैलिस्मन से आग की एक विशाल लहर निकली और मा यी की तरफ तेजी से बढ़ी। अपनी मौत को करीब देखकर मा यी ने निराशा में किन ली पर चिल्लाते हुए इल्जाम लगाया। उसने पूछा कि क्या किन ली के पास कोई शर्म बची है। उसने किन ली को ललकारते हुए कहा कि वो इन टैलिस्मन्स के पीछे छुपने की बजाय मर्दों की तरह एक असली मैजिक ड्यूअल क्यों नहीं लड़ता। लेकिन किन ली पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसने अपनी आंखें बंद रखते हुए बड़े सुकून से जवाब दिया। उसने मा यी की चुनौती को ठुकरा दिया और कहा कि उस जैसे घटिया इंसान को मारने के लिए इस यंग मास्टर को सीधे लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तभी किन ली ने अपनी आंखें खोली और त्योड़ियां चढ़ाई। उसकी नजरें बर्फ की तरह ठंडी हो गईं और उसने ठंडे लहजे में हुक्म दिया कि अब मा यी मर जाए। आग की लपटें लगते ही मा यी दर्द से चीख उठा। किन ली, जो अभी भी अपने हाथ में 2 नए टैलिस्मन्स पकड़े हुए था, उसने धीमी लेकिन खतरनाक आवाज से मा यी से पूछा कि क्या वो अभी भी विरोध करने की कोशिश करना चाहता है। जब मा यी ने हार नहीं मानी तो किन ली के हाथ वाले टैलिस्मन से पहले से भी ज्यादा ताकतवर आग निकलने लगी। किन ली ने जोर से ऐलान किया कि अगर वो नहीं मानता है तो वो उसे थोड़ी और आग देगा। इसके तुरंत बाद वहां एक जोरदार धमाका हुआ और आग का गुबार गरज के साथ फट पड़ा। उस भड़कती हुई आग के सामने किन ली सीना तानकर खड़ा रहा। दूसरी तरफ मा यी खून के तालाब में पड़ा बुरी तरह कांप रहा था। दर्द बर्दाश्त करते हुए मा यी ने अपने दांत पीसे और एक दर्दनाक चीख मारी। किन ली ने अपने हाथ में एक तलवार पकड़ी हुई थी जिससे एक रोशनी निकल रही थी। वो मा यी की सांसें चलते देख हैरान हुआ और उसने टिप्पणी की कि इतना सब कुछ होने के बाद भी वो जिंदा है। उसने माना कि मा यी को मारना सच में मुश्किल है। किन ली आगे बढ़ा और उसने जमीन से वो चियन कुन पाउच उठाया जो मा यी का था। उसने मा यी की तरफ देखते हुए कहा कि अब आखिरी वार का वक्त आ गया है। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के किन ली ने अपनी तलवार घुमाई और सीधा मा यी पर वार कर दिया। तलवार लगते ही मा यी के मुंह से तुरंत खून निकल आया और मा यी वहीं मर गया।